हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में चल रहा है चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर जो 14 होने वाला है वो होने वाला है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म कर देंगे। वैसे तो बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए हमने इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फूड। ठीक है, तो फूड भी हम कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, सो इसी लेक्चर में आपकी ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं सैनिक स्कूल का सिलेबस, और सैनिक स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हम 13 चैप्टर अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा फॉसिल फ्यूल से लेकर ग्लोबल वार्मिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बाकी बचा चैप्टर, जिसमें आज जो कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 14, जो कि होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात करें आज की लर्निंग्स की तो बहुत ही सिंपल लर्निंग्स होने वाली है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है। डिजीजेस के से क्वेश्चंस आते हैं तो डिजीजेस को अच्छे से समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखो, जो फेमस डिसीजेज है उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। ओके, तो आपको डिसीजेज अच्छे से पढ़ना है। आपको ऑलमोस्ट आइडिया सबका होना चाहिए, बट जो मेजर मेन है उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ओके, फूड पढ़ेंगे, फूड में फिर हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर कंपोनेंट्स देखेंगे, और लास्ट में पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्शन। ठीक है, नाइट्रोजन किस तरीके से हमारे एटमोस्फेयर में वो घूमती है, किस तरीके से अलग अलग वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसको हम समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर इसे शॉर्ट में माइक्रोब्स भी कहते हैं। ओके, माइक्रोब्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? देखो, हमारी अर्थ में मिलियंस ऑफ स्पीसीज, बहुत लाखों स्पीसीज हैं। ठीक है, उसमें से ऐसी स्पीसीज जिनको हम सिंपल देख नहीं सकते, इनविजिबल हैं, जिसको हम देख नहीं सकते नेक्ड आई से। ठीक है, इतने छोटे ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इतने छोटे ऑर्गेनिज्म है, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑफन अक्सर ही सिंगल सेल के होते हैं, समटाइम मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, बट ये हमेशा हमेशा अक्सर बात करूंगा। देखो यहाँ लिखा है ऑफन सिंगल सेल, हमेशा सिंगल सेल के नहीं होंगे। ठीक है, सिंगल सेल से ज्यादा के भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल के भी बने हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि कैसे होंगे? बहुत छोटे होंगे, टाइनी होंगे, और उनको आप सिंपल इनविजुअल होंगे, नहीं ऐसा उनको उनको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी आंखों से सिंपल नेक्ड आई से हम उसे नहीं देख सकते, ठीक है, और वो बहुत छोटे हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, एग्जांपल में बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस। ठीक है, देखो बैक्टीरिया आपको मालूम है सिंगल सेल है, प्रोटोजोआ भी आपको सिंगल सेल मिल जाएगी, बट जो फंजाई है ये सिंगल सेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर फंजाई भी आता है। ठीक है, आप कहोगे सर इसे तो हम देख सकते हैं, तो फिर इसे क्यों रखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो फंगस में भी आपको सिंगल सेलुलर छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएगा। जिसका मेन क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है कि उनका साइज, कि वो सिंपली इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आसानी से अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो आप कहोगे सर फंगस तो देख सकते हैं, लेकिन फंगस में भी कुछ ऐसे टाइप जैसे ईस्ट हो गया, ठीक है, मोल्ड्स हो गए, ये सब कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम सिंपल नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसमें फंजाई भी कुछ आती है। ठीक है, फंजाई एक टोटल पूरा किंगडम है। ठीक है, इसके अंदर कितनी सारी स्पीसीज आती है, तो उसमें भी कुछ पर्टिकुलर जो स्पीसीज है, सिंगल सेल्ड स्पीसीज है, या फिर कहूँ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कैसी होती है? वो उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए ये फंजाई भी इसके कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, प्रोटोजोआ आएगा, एल्गी आएंगी, वायरसेस आएंगे। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन इसका मेन 5 ही ग्रुप होते हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। तो इन पांचों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सिंपल आप देख सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, या फिर ये प्रोटोजोआ कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ इज अ टाइप ऑफ, सॉरी, इज अ सब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गई, एल्गी हो गई, ये सारे क्या है? टाइनी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है किसके? सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की। ठीक है, सो बैक्टीरिया के बारे में हम सिंपली क्या जानते हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल का बना हुआ है, एक ही सेल का बना हुआ है, और इसके पास क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हम
सेल को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि सेल वॉल क्या होती है, ठीक है। कवरिंग होती है आउट सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास भी एक रिजिड सेल वॉल होती है, ओके। और ये कैसा होता है, सिंगल सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का मिलके बना होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अगर आपने सेल पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस मतलब उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इस तरीके इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और यूकैरियोटिक इसका अपोजिट होता है, इसके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं, यानी कि उनके जो न्यूक्लियस के जो मटेरियल है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। मेनली यही क्लासिफिकेशन है, इन डिटेल हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ज्यादा बात नहीं कर सकते यहाँ पे, ओके। इसके पास कोई भी अदर ऑर्गेनेल नहीं होती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके पास बैक्टीरिया के पास ये चीजें नहीं होती, ओके। टाइप की बात करें तो टाइप इनके शेप के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बेसिलस। तो बेसिलस का मतलब क्या होता है, रोड शेप का बैक्टीरिया। किस शेप का बैक्टीरिया, रोड शेप का बैक्टीरिया। हाँ पिक्चर में आप देख पाओगे ये क्या है, बेसिली है, ठीक है, बेसिलस है, रोड शेप का बैक्टीरिया। कोकस स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं, ठीक है। स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया को हम स्पाइरलियम कहते हैं, स्पाइरलियम, ओके। कोमा शेप के, कोमा जो होता है हमारा उस शेप का अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको क्या बोलते हैं, विब्रियो, क्या बोलते हैं, विब्रियो, ओके। तो ये हो गए सिंपली क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की, कि उनके शेप के बेस पे उनको अलग अलग क्लासीफाई किया है। एग्जांपल में आपको याद रखना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, राइजोबियम। लैक्टोबैसिलस कर्ड में काम आता है, ठीक है, कर्ड मेकिंग में, और राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब बैक्टीरिया से क्या क्या डिसीज होती है, तो बहुत कॉमन डिसीज, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है, कोलेरा बैक्टीरिया से होती है। तो ये डिसीजेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ओके। तो एग्जाम्पल में क्या याद रखेंगे बैक्टीरिया की, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, और डिसीज में क्या याद रखना है आपको, टीबी, टाइफाइड और कोलेरा, ओके। सो यहाँ बात हो गई क्या, बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया की बात हो गई। अब बात आती है फंजाई की, ठीक है। अब फंजाई में क्या होता है, देखो फंजाई में जो होते हैं, देखो फंगस जो होती है वो प्लांट जैसे एनिमल होते हैं, ठीक है, प्लांट जैसे ही एनिमल होते हैं, ठीक है, प्लांट जैसे ही एनिमल होते हैं। बट प्लांट क्या करते हैं, फूड अपना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट फंगस जो होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो कैसे नेचर में होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। वो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। कैसे होते हैं, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, और क्लोरोफिल कहाँ काम आता है, फोटोसिंथेसिस में। तो इनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो कैसे नेचर के होते हैं, हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। कॉलोनीज में फाउंड होते हैं, ठीक है, कॉलोनी में फाउंड होते हैं, बहुत एक ही साथ बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर में आपको पता है यीस्ट, हम लोग वैसे भी टाइनी की बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर में हम बात करेंगे एस्परजिलस। ये आपको एग्जांपल याद रखना है। तो फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ओके। एग्जांपल में याद रखना है ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, राइजोपस। ये जितने भी मैंने एग्जांपल इस पिक्चर में लिखे हैं, इस स्लाइड पे हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है और आपको उसके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फंजाई। फंजाई क्या है, एक ऐसा और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं, हाइड्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल में ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, राइजोपस। इतना ही आपको पढ़ना है, ओके। बाकी अगर आपको डिटेल में जो अब जब 10th क्लास में जाएंगे, 11th क्लास में जाएंगे, तो आपको पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक चैप्टर इन सब के ऊपर। तो वहाँ आपको बहुत डिटेल पढ़ना है, बट आपको बेसिक जो है, जो बेसिक फीचर्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बट इसके फीचर कैसे होते हैं, एनिमल लाइक फीचर होते हैं। कैसे फीचर होते हैं, एनिमल लाइक फीचर होते हैं। एनिमल जो होते हैं ऐसे फीचर होते हैं। फाउंड इन वाटर, जनरली पानी में मिलते हैं, ठीक है, बाहर भी मिल सकते हैं, बट अक्सर कहाँ मिलेंगे आपको, मोस्टली कहाँ मिलेंगे, पानी के अंदर। और ये आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है, कैन मूव फ्रीली, बहुत आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल बहुत फेमस अमीबा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, पैरामीशियम। तो ये क्या एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। डिसीजेस आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैसे डिसीजेस करते हैं, डिसेंट्री, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस,
ठीक है। डिसेंट्री मतलब समझ लो डायरिया एक तरीके से, बट उसमें ब्लड आता है। मलेरिया आपको मालूम है मॉस्किटो के काटने से होता है, फीमेल मॉस्किटो के। और स्लीपिंग सिकनेस सोने की बीमारी होती है, ठीक है। तो ये सारी जो डिजीज कौन करता है, प्रोटोजोआ करता है, ठीक है। प्रोटोजोआ कैटेगरी या प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिज्म करते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। एग्जांपल में पैरामीशियम लिखा है, डिडेनम लिखा है, यूग्लिना लिखा है, डेफिलोगा लिखा है, स्टेटनम लिखा है, ट्राइपोसोमा लिखा है, कार्शियम लिखा है, अमीबा लिखा है। ये सारे किसके एग्जांपल है, प्रोटोजोआ के एग्जांपल है, ठीक है। बट हमें एग्जांपल में क्या रखना है, अमीबा और पैरामीशियम, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात आती है एल्गी की, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ कैसे थे, एनिमल लाइक थे। बट प्लांट लाइक होने के बावजूद इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, रूट प्रेजेंट नहीं, स्टेम प्रेजेंट नहीं, लीफ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इनके पास ना तो रूट है, ना ही लीफ है, और ना ही स्टेम है। ये तीनों चीजें इनके पास एब्सेंट होती है, ठीक है। नेचर में बात करें तो क्या होता है, फोटोट्रोप्स होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुद के लिए खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, ये किसके एग्जाम्पल होगा, एल्गी। एल्गी कैसा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। क्या प्रेजेंट नहीं होती, ना रूट प्रेजेंट होती है, ना स्टेम प्रेजेंट होती है, ना लीफ प्रेजेंट होती है। सिंपल प्लांट बॉडी है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट नहीं है, ठीक है। फोटोट्रोप्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, ठीक है। आपके लिए बहुत शॉर्ट कर दिया, इस चीज को आपको याद रखना बहुत ही आसान है। नाउ नेक्स्ट बात आती है वायरसेस की। वायरसेस आपको मालूम है, वायरसेस को आपको देख सकते हैं कि सिंपली आप नहीं देख सकते वायरसेस को टाइनी आई से, ठीक है। आप उसको नहीं देख सकते, तो ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ओके। डिजीज कोजिंग एंटिटीज, वायरस कैसे होते हैं, डिजीज कोजिंग एंटिटी, क्या करते हैं, डिजीजेस कोज करते हैं, वेरियस डिजीजेस कोज करते हैं, ठीक है। और जो वायरस होते हैं वो वायरस दोनों नेचर शो करता है, लिविंग नेचर भी शो करता है और नॉन लिविंग नेचर भी शो करता है। अगर ये किसी होस्ट के अंदर है ना, अगर कोई वायरस किसी होस्ट के अंदर है, किसी भी होस्ट के अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो लिविंग हो जाएगा। बट अगर कोई वायरस जो है बाहर पड़ा हुआ है, मान लो इस टेबल पे एक वायरस रखा हुआ है, तो कैसा होगा, वो नॉन लिविंग होगा। कैसा होगा, वो नॉन लिविंग होगा। तो मतलब वायरस वायरस तभी एक्टिव होते हैं जब उसके पास कोई होस्ट होगा। होस्ट क्या, कौन कौन हो सकता है, ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो उसके लिए क्या है, होस्ट है। लेकिन अगर वो बाहर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वायरस जो होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जब तक होस्ट के अंदर जाएगा तभी जाके ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपने नंबर को बढ़ाएगा। वेरियस डिसीजेस जैसे इन्फ्लुएंजा, मेलेसिस, ठीक है, सॉरी मिसेल, एड्स, पोलियो, मिसलेस, एड्स, पोलियो, ये सारी डिसीजेस कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करते हैं, ठीक है। वायरस कॉज करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है, कैन बी स्टोर एज क्रिस्टल, कैन बी स्टोर एज क्रिस्टल। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब वायरस जो होता है होस्ट के बाहर होता है तो उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब समझ लो जो शुगर के छोटे छोटे दाने नहीं होते, उस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में हम उसको करके स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब वायरस को हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है वायरस की, ओके। तो यहाँ में समझ में आ गया, माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, डिजीज करते हैं, ओनली रिप्रोड्यूस करेंगे इनसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट में जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये अपने अपने नंबर को नहीं बढ़ा सकते। डिसीजेस में इन्फ्लुएंजा, मिसलेस, एड्स, पोलियो, ये सारे वायरस के नाम ही है और वायरस के डिजीज के भी नाम ही है, ठीक है। इनके नाम पे डिजीज ही है और इनको हम क्रिस्टल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शेप पर डिपेंड करता है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जैसे आइसोहेड्रल, ठीक है, इन्वेलप्ड, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे बैक्टीरियोफेज, ये ठीक है। इस तरीके के वायरस प्रेजेंट होते हैं, वायरस होते हैं, ओके। तो वायरस आपको समझ में आ गया। नाउ बात करें सर्वाइवल की, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। देखो जितनी भी डाइवर्स कंडीशन हो, कैसी भी डाइवर्स कंडीशन हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में ही सर्वाइव कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसे अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना रहता है। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो तो ये वर्स से वर्स कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो ये कोल्ड रीजन में भी मिल सकते हैं, हॉट डिजर्ट्स में भी मिल सकते हैं, ठीक है, मार्शी लैंड में मिल सकते हैं, ठीक है। मान लो लावा में भी मिल सकते हैं, लावा बोल रहा हूँ मैं, अगर ऐसा टेम्परेचर कि
मोर देन 1000 डिग्री टेम्परेचर, तो वहाँ भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो इनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट हर जगह आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हैबिटेट की बात करूँ कहाँ मिलते हैं, तो एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। रहते हैं कहाँ, ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर रहते हैं, एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, फूड में रहते हैं, और भी जितने भी इन्वायरमेंट में चीज़ें वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो इनका ये हैबिटेट समझ लो इन्वायरमेंट ही है, ओवरऑल इन्वायरमेंट इनके लिए हैबिटेट की तरह ही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जो हार्म करते हैं, एक जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं माइक्रो से। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। अब जो नुकसान करते हैं, जो हार्म कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमें हार्म पहुंचाते हैं, ह्यूमन को हार्म पहुंचाएंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, हार्म पहुंचाएंगे, और क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हमने, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट ह्यूमन के बेसिस पे ही है और प्लांट के बेसिस पे ही होता है, ओके। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया कि हाँ ये कैसे हैं, हार्मफुल हैं, तो उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। वैसे ही कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन में हो गया, डाइजेशन में हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है, ठीक है। तो दो तरह की कैटेगरी हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि एक जो होते हैं जो हार्मफुल है और एक जो है बेनिफिट है। हार्मफुल वाले को पैथोजेंस बोलते हैं, बस इतना आपको याद रखना है, ओके। नाउ बात आती है डिसीजेस की। हमें पता चल गया कि जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, हार्म भी करते हैं, बेनिफिट भी करते हैं, लेकिन डिसीज कॉज कर रहे हैं, तो पहले हम डिसीज की बात करते हैं। तो हमें पता है कि दो तरीके की डिसीज होती है, ठीक है। बेसिकली दो तरह की डिजीज होती है, ठीक है। वैसे तो इसका और बड़ा क्लासिफिकेशन होता है, कम्युनिकेबल, नॉन नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है, बट जो मेनली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो है कम्युनिकेबल डिसीज। अब कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करे, स्प्रेड हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाए, कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। जैसे मैंने बात की, मैं सामने वाले से बात की, सामने को डिसीज हो गई, सामने वाले ने किसी तीसरे बंदे से बात की, उसको वो डिसीज हो गई, तीसरे ने चौथे से बात की, तो वो तरीके से क्या हो गया, फैलते जा रही है, स्प्रेड होते जा रही है। तो इस तरीके की डिसीज को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। और जो ऐसा ना करे उनको नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं, ठीक है। बट हमें कम्युनिकेबल पढ़ना है तो कम्युनिकेबल बता रहा हूँ। जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती जाए उनको क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। टर्मिनोलॉजी है, बस सिंपल से टर्म को आपको याद रखना है, ओके। इन्फेक्शियस डिसीज, ऐसे डिसीज जो कि किसके वजह से हो रहा है, माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, ठीक है, जो कि बॉडी को अटैक करते हैं, उन डिसीज को हमने बोल दिया इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। क्लियर हो गया। कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रही है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा, स्प्रेड हो रही है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ऐसी डिसीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, उसको हमने क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, ठीक है, जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, वो क्या होती हैं, वो इन्फेक्शियस होती हैं, ठीक, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। बट जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज होती है कम्युनिकेबल नहीं होती, ठीक है। इन्फेक्शियस डिसीज कम्युनिकेबल नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल टेटनस, टेटनस होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। अब वो टेटनस जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज, क्यों, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। बट टेटनस एक जगह से, एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। वैसे ही आप फूड पॉइजनिंग को समझ लो, फूड पॉइजनिंग कैसे हो रही है, बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक की वजह से हो रही है आपकी बॉडी में। तो क्या फूड पॉइजनिंग आपके साथी को भी हो जाएगी, नहीं होती, क्यों, जिस पे अटैक करते हैं उसी को होता है, किसी के दूसरे को ट्रांसफर नहीं होती, तो वो कम्युनिकेबल नहीं भी हो सकती है। बट जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है इन्फेक्शियस होती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, या हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ओके। नाउ बात करते हैं कैरियर की, किस तरीके से ट्रांसफर होती है, किस तरीके से जो डिसीज है कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से कैसे फैलती है। तो सिंपली सबसे मेजर रीजन, हाउस फ्लाई, मक्खियाँ क्या करती है, फूड को कंटामिनेट कर देती है विद पैथोजेंस। इनकी बॉडी पे पैथोजेंस रहते हैं, यही फूड को आती है, कंटामिनेट करती है, वहाँ पैथोजेंस आते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और वो बॉडी के अंदर जाके एक्टिव हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर हमें डिसीज हो जाती है, ठीक है। तो हाउस फ्लाइज मेजर कैरियर, ठीक है। वैसे ही फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है, ये है हमारी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, देख लो आप थोड़ा बड़ी इमेज में, ये क्या करती है, मलेरिया कॉज करती है, ओके। वैसे ही फीमेल एडिस मॉस्किटो, हाँ, ये क्या करती है, इसके अंदर कौन सा वायरस होता है, डेंगू वायरस होता है, ठीक है। इसके काटने से डेंगू होता है, इसके काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है,
ठीक है, ध्यान रखना, जितनी फीमेल से बहुत गंदा काटती हैं। ओके, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, मलेरिया कॉज कर रही है। और फीमेल एडोस मॉस्किटो क्या कर रहा है, डेंगू वायरस कॉज कर रहा है। तो याद, इनका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से ना। अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दिया है कुछ डिसीजेस के बारे में, उनकी कॉज के बारे में, किस तरीके से वो ट्रांसमिट होते हैं और किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा कम है, बट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, आपको बस इनके जो डिजीज है उनके जो कॉज है वो कहाँ से हो रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। प्रिवेंटिव मेजर आपसे नहीं पूछे जाएंगे मोस्टली, ठीक है, चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो जो टीबी डिजीज है, लंग की डिजीज, आपको मालूम है ये किसकी वजह से होती है, इसमें खांसी आपको बहुत आती है, किसकी वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर के थ्रू। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर के थ्रू, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। ये क्या कर, इसको हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको सेपरेट कर देंगे, उसको अलग से हम उसको आइसोलेशन में डाल देंगे। जिस तरीके से आपने कोविड में, जिसमें पर्सन को कोविड हो रहा था उसको आइसोलेशन में डाल दे रहे थे, वैसे ही ट्यूबरक्लोसिस के वाले पेशेंट को भी हम आइसोलेट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन दे सकते हैं सुटेबल एज पे कि उसको वो ट्यूबरक्लोसिस ना हो। ठीक है, मिसलस जो है ये वायरस होता है। ठीक है, वायरस होता है, ईयर की वजह से आता है। ठीक है, तो इसको इसका वैक्सीन हम लगा सकते हैं, इसका वैक्सीन है मिसलस का। ओके, चिकन पॉक्स डिजीज है, किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ईयर है और कांटेक्ट है। ठीक है, एयर और दूसरे दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में जब जाओगे तो आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा। इसका भी प्रिवेंटिव मेजर है कि इस तरीके से बच सकता है, आपको वैक्सीन चाहिए रहेगी। पोलियो, पोलियो भी क्या है, एक डिसीज है। ठीक है, कैसी डिसीज है, वायरस कॉज करता है तो वायरल डिजीज है। ठीक है, कहाँ से होता है, एयर और वाटर के थ्रू हो सकता है आपको पोलियो। ओके, तो इसका इलाज है कि आप पहले ही पोलियो की वैक्सीन लगवा लीजिए। ठीक है, पका हुआ खाना खाइए। ठीक है, और गर्म पानी पीजिए, ये इसके प्रिवेंटिव मेजर है। देखो, प्रिवेंशन तो सिंपल हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की दवा प्रेजेंट है, वैक्सीन प्रेजेंट, तो हम उसे वैक्सीन लगवा लेंगे। अच्छा खाना खाएंगे, पका हुआ खाना खाएंगे, बॉइल्ड वाटर पियेंगे, गर्म पानी पियेंगे। ठीक है, हाइजीन को मेंटेन करेंगे, गुड सैनिटेशन रखेंगे। तो ये सारे क्या प्रिवेंटिव मेजर तो ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको याद रखना है जो डिसीज है और जो उनके कॉजिंग फैक्टर है और उनका जो ट्रांसमिशन मोड है। ओके, कोलेरा कौन का करता है, बैक्टीरिया करता है। ठीक है, वाटर और फूड के थ्रू ये होता है। टाइफाइड कौन कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। कहाँ से होता है, कंटामिनेटेड वाटर से होता है। कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको बचा सकता है, बॉइल्ड वाटर पिए, वैक्सीन है इसकी टाइफाइड की। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी हो जाती है डिसीज बहुत सारे लोगों को, किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। कैसे हो जाती है, वाटर के थ्रू होती है। ठीक है, इसमें भी सेम आपको बॉइल्ड वाटर पीना है और वैक्सीन लगवानी है। मलेरिया, मलेरिया जो होती है वो किसकी वजह से हो रही है, प्रोटोजोआ की वजह से हो रही है। प्रोटोजोआ में कौन से, प्रोटोजोआ में हमारी मॉस्किटो। ठीक है, किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। प्रोटोजोआ जो है वो एक्चुअल में जो मलेरिया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहा है प्रोटोजोआ की वजह से। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन कर रहा है, मॉस्किटो फैला रहा है। इस डिजीज कौन फैला रहा है, मॉस्किटो फैला रहे हैं। ठीक है, तो हमें रेपेलेंट यूज करना है जिससे जो इंसेक्ट हैं, जो मॉस्किटो से हम बचा जाए। और पानी को इकट्ठा होने नहीं देना है, क्योंकि पानी इकट्ठा होंगे तो मॉस्किटो की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो फिर मलेरिया के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से प्रिवेंशन थे। डिसीजेस के आपको नाम पता है, सारी फेमस डिसीजेज है, आपने एक आध बार नाम तो सुना ही होगा, नहीं भी सुना हो तो आप अब सुन लीजिए और याद कर लीजिए कि कहाँ क्या डिसीज है और किस फैक्टर की वजह से ये हो रही है, इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। ओके, नाउ अब कुछ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे एनिमल्स में देखेंगे। ठीक है, जैसे एंथ्रेक्स डिसीज है, क्या डिसीज है हमारी, एंथ्रेक्स डिसीज है। ठीक है, किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है हमारी बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, ये हमारे बैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस, किसकी वजह से हो रही है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली आप इस पिक्चर में देखेंगे, इसमें देखो हाथ में ब्लैक कलर का डॉट, ब्लैक कलर का एक पॉइंट बन गया है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, तो इस तरीके से ब्लैक ब्लैक पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एंथ्रस होता है, किसको होता है, किसको अफेक्ट करता है, कैटल को करता है। देखो ह्यूमन को भी कर सकता है, बट इसमें मोस्टली किसको करता है, कैटल्स को करता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्पोर्स बन जाते हैं उनके, उनकी बॉडी पे। ठीक है, कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। ठीक है, फूड एंड माउथ डिसीज होती है, फूड एंड माउथ डिसीज किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। ठीक है,
ये भी इम्पैक्ट करता है कैटल को, बट ह्यूमंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसमें क्या होता है, हाथ और पैर में क्या होता है, हाथ और पैर में क्या होते हैं, छोटे छोटे ये इस तरीके से वेसिकल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाती है। देखो पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जीभ में, पैर में, हाथ पे क्या हो गया, छोटे छोटे वेसिकल्स बन गए हैं, ठीक है। तो ये देखो छोटे छोटे पोर्स ऐसे उभर के आ गए। तो ये क्या होता है, फुट फुट एंड माउथ डिसीज किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू एंड बर्ड फ्लू किसकी वजह से होता है, वायरस है ये, ठीक है। किसको मोस्टली अफेक्ट करता है, पिग्स और बर्ड्स को, और फिर किसे अफेक्ट करता है, अल्टीमेटली ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। ओके, तो ये हो गया क्या, सिंपल एनिमल्स की वजह से जो डिसीज होती है, ठीक है। तो एनिमल्स में जो डिसीज होती है उसकी बात हो गई, कैटल्स को करता है, कैटल्स और पिग्स और बर्ड। देखो ह्यूमंस में भी होता है, बट ये जो मेनली अफेक्ट किसको करते हैं, इन एनिमल्स को करता है। ओके, प्लांट्स में बात करें तो फर्स्ट डिसीज की बात करें, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से हो रहा है, सिट्रस कैंकर हो रहा है हमारा, एक्चुअली सिट्रस कैंकर होता क्या है, जैसे सिट्रस जितने भी प्लांट है, ठीक है, जो मतलब लेमन की फैमिली वाले प्लांट है, उनमें क्या होता है, उनमें जो एक बैक्टीरिया अटैक करता है, उस बैक्टीरिया क्या करता है, इस पे छोटे छोटे सोर्स बना देता है, छोटे छोटे देखो काले कलर कलर के सोर्स बन गए, ये क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, यील्ड खराब हो जाती है, ठीक है, जो प्लांट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। किसको अफेक्ट करता है, लेमन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो लेमन है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, खराब हो गया है, ठीक है, खराब हो गया। रस्ट ऑफ व्हीट, जैसे व्हीट पे ऐसा सिंपली समझो कि जो व्हीट है उस पर क्या लग गई, जंग लग गई, ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखता है। किसकी वजह से होती है, ये क्या होती है, फंगस होती है। किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से। और किसको अफेक्ट करती है, मोस्टली व्हीट को। व्हीट को अफेक्ट करेगी तो व्हीट की जो प्रोडक्शन है कम हो जाएगा, व्हीट ग्रो नहीं होगा, तो वेरी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की बात नहीं करूंगा मैं। ओके, तो रस्ट ऑफ व्हीट क्या हो रहा है, सिंपली जो व्हीट है उसकी जो लीव्स है उस पर क्या हो रहा है, फंगस जम जा रही है, उसके प्लांट्स पे पूरे पे क्या हो जा रही है, फंगस जम जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलती है हमने, रस्ट ऑफ व्हीट। एक जैसे जंग लगती है वैसे ही उस पेड़ पे भी जंग की तरह ही एक अपीयरेंस दिखने लगता है, इसलिए उसका नाम भी रखा है रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। एक और डिसीज है जो कि होती है प्लांट में, वो होती है येलो विन मोसेक। ये एक वायरस है जिसमें क्या होता है, जो भी वीन्स होती हैं, ठीक है, प्लांट की जो लीफ में जितनी भी वीन्स होती हैं वो क्या हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, ठीक है, येलो कलर की हो जाती है, और एक मोजेक पैटर्न बन जाता है, मोजेक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। ये और ये किसको मोस्टली अफेक्ट करती है, भिंडी पोकरा, ठीक है, भिंडी को करती है। ओके, तो ये हो गया हमारे बहुत ही सिंपल से कुछ डिसीजेस और उनके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किसको मेनली अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात हो गई, ठीक है। देखो एंथ्रेक्स जो है ये ह्यूमंस को भी होता है, बट जो मेनली अफेक्ट करता है उसकी बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो याद रखना आपको चीज़ है, मेनली किसको कर रहा है ये अफेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने बात की है, जितनी भी बात की हमने करी, डिसीज कॉज कर रहे, हार्म कर रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे कि फायदा क्या है, इनका फायदा क्या है हमारे लिए। देखो सबसे पहले फायदा की बात करेंगे हाउस होल्ड घर के प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले घर में हम बात करें कर्ड की, दही की। तो जो दही की जो प्रोसेस होती है वो कौन करता है, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ठीक है, एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, मिल्क को दही में कन्वर्ट करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस ही वो बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में कन्वर्ट करता है, एक बेनिफिट हो गया। हम जब डो बनाते हैं तो हम ईस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अब ईस्ट यूज करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जो डो होता है वो क्या होता है, राइज होता है। जैसे हम लोग ब्रेड होता है फूली फूली से रहते हैं, केक जो होते हैं फूले फूले से रहते हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ईस्ट कर रहा है, ठीक है। ईस्ट एक तरीके का फंगस है, ठीक है, फंजाई है। ओके, तो ये फंजाई है, ये क्या कर रही है, CO2 का प्रोडक्शन कर रही है, जो कि हमारे डो में, ब्रेड में, केक बनाने में हेल्प कर रहा है। ये भी एक बेनिफिट हो गया। चीज बनाने में भी हम लैक्टोबैसिल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यूज करते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया यूज करते हैं, ठीक है। तो चीज बनाने में भी यूज हो रहा है, कौन यूज हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। जो चीज बनाने में अलग अलग बैक्टीरिया यूज होते हैं, ठीक है, और चीज बनाने में अलग अलग बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो अलग अलग चीज के टाइप भी होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग आपने चीज के नाम सुने हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो अलग अलग बैक्टीरिया को यूज करके बनाया गया है, ठीक है। जिस भी बैक्टीरिया को यूज करके उसको बनाया जाता है उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है उस चीज का, ठीक है। इंडस्ट्रीज में बात करें, अभी हाउस होल्ड के अलावा इंडस्ट्री में बात करें, फर्मेंटेशन में यूज होता है। फर्मेंटेशन सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, शुगर को अल्कोहल में
कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड यूजिंग ईस्ट, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, शुगर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। फर्मेंटेशन से ही क्या बनती है, अल्कोहल बनती है, वाइन बनती है, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड यानी विनेगर बनता है, ठीक है। किसको यूज करते हैं हम, ईस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। ईस्ट यूज करते हैं, फिर जाइमेज एंजाइम यूज करते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। और इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर में 1857 में, ठीक है, 1857 में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अल्कोहल है वो 1857 की बात बनी है, इन्होंने सिंपली इस चीज को बताया था, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड बाय यूजिंग ईस्ट, फंजाई, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, ये क्या किस प्रोसेस के थ्रू बनती है, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन क्या होता है, सिंपली अल्कोहल सॉरी ग्लूको सॉरी जो शुगर है उसको हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट करते रहे, ओके। अब अल्कोहल का मतलब सिंपली हम केमिकली बात करें, केमिकली में हमें पता है कि OH फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन अभी आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो ये सिंपली आपको याद रखना है कि फर्मेंटेशन सिंपली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अल्कोहलिक प्रॉपर्टी दे देना, ठीक है। शुगर को किस में कन्वर्ट कर देना, अल्कोहल में। मेडिसिन में बात करें तो मेडिसिन में एंटीबायोटिक बनती है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, ये किससे बनती है, पेनिसिलियम फंजाई से बनती है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है, ये करती है माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकती है, ठीक है। और पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग याद रखना क्योंकि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर हुई थी, ठीक है, पेनिसिलिन। वैक्सीन बनाने में भी वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए पोलियो ड्रॉप हम देते हैं अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या वैक्सीन बनाने में भी हेल्प करते हैं। वैक्सीन में सिंपल क्या होता है, देखो वैसे तो ये बड़ी क्लास का टॉपिक है, ठीक है, आपके लिए तो नहीं है, बट वैक्सीन में आपको सिंपली याद रखना, वैक्सीन के अंदर सिंपली क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रोब होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई वैक्सीन आपको लगाई जा रही है तो उसका सिंपली यही मतलब है कि उस वैक्सीन के अंदर उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स का एक इनएक्टिव फॉर्म डाला गया है। इनएक्टिव फॉर्म में तो आपको हार्मफुल नहीं करेगा, बट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड देगा, जिससे अगर फ्यूचर में अगर उस तरीके का कोई भी अटैक आपके ऊपर होता है तो वो आपको उस अटैक से बचा सके। तो ये हो गया हमारा वैक्सीन में काम आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी बनाने में यूज होती है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में यूज होती है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन से अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमें प्लांट के लिए अमोनिया की जरूरत है, आपको मालूम है फर्टिलाइजर है अमोनिया, ठीक है। यूरिया की जरूरत पड़ती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो ये सब कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करते हैं राइजोबियम, एल्गी, ये सारे क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और जिसकी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया याद रखना, एल्गी में आपको एनाबेना, नोस्टेक, ये जो एल्गी ये क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, ठीक है। इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने में यूज होते हैं। जैसे डीकम्पोजर, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का, जिससे क्या होता है वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं और जिससे जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होता है, साफ होता है। सिंपली गलाने का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। डिकम्पोजिशन को हम पता है क्या होता है, सिंपली ब्रेक डाउन हो जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल का। डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि ये सब करते हैं। जैसे बैक्टीरिया और फंगस क्या है, डिकम्पोजर की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सब हमारे बेनिफिट्स हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अब बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इम्यूनाइजेशन, देखो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखो मैंने अभी कोई वैक्सीन बताया उसी टाइम पे कोई चीज़ मैंने बता दी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पर्सन रेजिस्टेंट टू अ डिजीज थ्रू अ वैक्सीन। एक पर्सन को एक किसी डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना देना कि वो डिजीज कभी भी उस पर्सन को अटैक ना कर सके। इस प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, ओके। ये किसके थ्रू होता है, सिंपली हम उसको क्या दे देते हैं, वैक्सीन देते हैं। तो वैक्सीनेशन भी एक प्रोसेस है। वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या, आर्ट ऑफ रिसीविंग अ वैक्सीन, ठीक है। वाया इंजेक्शन हो गया या फिर वाया ओरल डोज हो गया। ओरल डोज में सबसे फेमस वैक्सीन कौन सी दी जाती है, पोलियो, है ना, पोलियो, पल्स पोलियो ड्रॉप। वो आपको कैसे दी जाती है, आपको डायरेक्ट
ओरल फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। और आपको वेरियस जो वैक्सीन इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। इवन अभी अभी अपने कोविड देखा है, ठीक है। कोविड में भी आपको जो वैक्सीन दी गई किस फॉर्म में दी, इंजेक्शन के फॉर्म में दी, इंजेक्टेबल फॉर्म में दी है, ओके। तो ये इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस जिससे क्या होता है, एक पर्सन को रेजिस्टेंट बनाते हैं थ्रू अ वैक्सीन। और वैक्सीन किस तरीके से रेजिस्टेंट बनाती है, सिंपली वैक्सीन के अंदर जो इनएक्टिव फॉर्म होता है माइक्रोब्स का, वो एक तरीके से इम्यूनिटी बना देता है, एक तरीके से गार्ड सेल बना देता है, जो कि क्या करता है, फ्यूचर में अगर उस तरीके का कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है तो उससे वो लड़ सके, ओके। तो ये इम्यूनाइजेशन भी हो गया, वैक्सीनेशन भी हो गया। दोनों प्रोसेस बहुत ही सिंपल थी, आई होप की समझ में आ गई होंगी, ओके। अब वैक्सीन की कुछ नाम दिए हैं, उनके इन्वेंटर के नाम दिए हैं, ठीक है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, जीके का पार्ट भी हो सकता है एक तरीके से। रुबेला वायरस है, किसने इन्वेंट किया था, रुबेला और सीआरएस ने। कौन सी कंट्रीज थी ये लोग, जर्मनी में थे। और कब किया था, 1740 में। मैं इस टेबल को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, सिंपली आपको याद रखना है तो आप इसको पोज करिए और इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी, किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और कब बनी थी, 1796 में, ठीक है। कोलेरा इस किसने बनाया था, लुइस पैस्चर में। कंट्री थी फ्रांस और ईयर था 1880, ठीक है। रेबीज वायरस आपको मालूम है, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। ये इसकी भी वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, लुइस पैस्चर ने। डिस्कवर नहीं की थी, इन्वेंट की थी, ओके। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, सेम। कब डिस्कवर की थी, 1885 में, ठीक है। डिप्थीरिया और टेटनस, ठीक है। टेटनस किसने डिस्कवर की थी, इमेल अडोल्फ वॉन वेरिंग एंड शिवासोबुरो किताशाटो, ठीक है। लग रहा जापानीज है। तो ये दो पर्सन थे, एक जर्मनी से एक जापान से, इन्होंने डिस्कवर की थी डिप्थीरिया और टिटनस की वैक्सीन इन 1891 में, ओके। टाइफस कार्लस निकोले ने की थी, फ्रांस के थे ये। और 1909 में इन्होंने इस वैक्सीन को इन्वेंट किया था। टीवी के लिए एल्बर्ट कैलमेटे ने और एंड कैमिली गेरेन ने, ठीक, कैमिली गेरेन ने। कहाँ के थे ये लोग, फ्रांस के थे। 1929 में इन्होंने वैक्सीन को इन्वेंट किया था। पोलियो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसने किया था, जोनास जोनास ई शाल्क ने। कहाँ के थे, यूएस के थे। 1952 में इन्होंने इस वैक्सीन को इन्वेंट किया था, ठीक है। मेस्लिस जॉन एफ एंडर एंड थॉमस पीबल्स कहाँ के थे, यूएस के थे। और इन्होंने इस वैक्सीन को इन्वेंट किया था 1953 में। ओरल पोलियो बनाया था किसने, अल्बर्ट ब्रूश सैबिन ने, ठीक है। इन्होंने बनाया था इन्होंने कब बनाया, कहाँ के थे, यूएस के थे। और कब बनाया था, 1959 में। रोटावीरस या फिर रोटारिक्स, ये वायरस की वैक्सीन बनाई थी किसने, ग्लाक्सो स्मिथ कैलिन ने, ठीक है। ग्लाक्सो स्मिथ कैलिन ने। इनकी कंट्री फिक्स नहीं है। 2009 में इन्होंने 2009 में इस चीज़ को इन्वेंट किया था, ठीक है। इनकी कंट्री की डिटेल यहाँ नहीं लिखी हुई तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। रोटरिक्स, ठीक है। रोटा वायरस आपको याद रखना, किसने किया, ग्लाक्सो स्मिथ क्लाइन ने, ठीक है। कहाँ के थे और ये किस साल में इन्वेंट की, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस किसने किए फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, क्योंकि साइंस में तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, कि जनरल नॉलेज का पार्ट हो जाता है। बट आपको जो फेमस है उनके नाम तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको तो खाली साइंस नहीं पढ़ना, आपको तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ओके। नाउ तो यहाँ पे जो चैप्टर था हमारा, जो रिलेटेड चैप्टर था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मेन जो टॉपिक था, यहाँ पे हमारा हो चुका है खत्म, ओके। यहाँ हो चुका हमारा खत्म चैप्टर। अब जो चीज़ें होंगी स्टार्ट होने वाली है, वो स्टार्ट होने वाला हमारा फूड का टॉपिक, ओके। और फूड जो हमारा वैसे तो सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। 7th में 6th में आपने चीज़ें पढ़ी, बट आप भूल जाते हैं बार बार चीज़, इसलिए आपको बतानी पड़ती है। और मैंने आपको कोई भी चीज़ छुड़वाई नहीं है, जिससे आपने अगर 6th क्लास हो गया, 7th क्लास हो गया, अच्छे से नहीं भी पढ़ी है तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ के अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। इसलिए मैं कोई भी टॉपिक आपसे छुड़वाता नहीं हूँ। आपको इवन आपको कोई टॉपिक जो पुराना है, जो इस आपके सिलेबस में नहीं भी है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आपको मैंने आपको बताया है अभी तक, ओके। सो फूड सिंपली हम जानते हैं कि क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो कि हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिंपली हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो क्या हमारे फूड होते हैं, ठीक है। फूड के बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, मेन बात करनी है हमें फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में। देखो कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और हमें बॉडी को जरूरत होता है, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट जो कि प्रेजेंट किस में है, इनसाइड द फूड, और जो कि हमारी बॉडी को जरूरत है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ओके। अब जो मेजर न्यूट्रिएंट है उनकी बात करें तो
इनका सिंपली 5 क्लासिफिकेशन ही आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फीड, विटामिन और मिनरल्स। ओके, सो मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फीड, विटामिन और मिनरल्स। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इन द फूड, ठीक है, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ये प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना, हाइड्रेशन में हेल्प करते हैं, हाइड्रेट रखने में हेल्प करते हैं। तो ये सिंपल कंपोनेंट्स हमें पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जरूरी होता है। फैट क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, अदर सोर्स है, ठीक है। पहला सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा सोर्स क्या होता है, हमारा फैट होता है, और सेल फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। विटामिन होते हैं, वेरियस बायोकेमिकल फंक्शन के लिए विटामिन की हमें जरूरत होती है। मिनरल्स होते हैं, जैसे हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, हाइड्रेशन के लिए, ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, ठीक है। कई सारे जो हमारे ऑर्गन्स है वो किसकी वजह से काम कर पाते हैं, मिनरल्स की वजह से। उनके पास अगर मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैट के बारे में, ठीक है, फैट और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमें पता है कि दोनों ही क्या है, दोनों ही एनर्जी के सोर्स है, ठीक है। बट मेन जो सोर्स होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, सबसे पहले बात करें फैट की फंक्शन की बात करें तो फैट का जो फंक्शन है ये लॉन्ग टर्म एनर्जी का काम आता है। फैट जो होता है हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, और इनकेस अगर हमारे पास फूड अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है, उस केस में जो हमारा फैट है वो क्या करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है। शॉर्ट टर्म एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट ही देता है, ठीक है। और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है बाय मेकिंग अ लेयर, ठीक है, टिश्यू बना लेता है, जिससे हमारे जो ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल आप अपने पेट में देखिए, ठीक है, आपके पेट पे क्या इंटेस्टाइन है, लिवर है, स्टमक है, उसके ऊपर क्या एक फैट की लेयर है, ठीक है। मसल की लेयर तो है बट फैट की लेयर है, ठीक है। फैट की लेयर क्या करती है, आपके ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो किसके बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बने होते हैं, ठीक है। टाइप की बात करूँ तो सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर, जैसे बटर हो गया, ठीक है। अनसैचुरेटेड फॉर्म में होता है जैसे लिक्विड ऑयल हो गया, ठीक है। ये क्या है, इनके सिंपली फॉर्म है। एनर्जी की बात करें तो 9 कैलोरीज पर ग्राम। अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं तो हमें 9 कैलोरीज मिलती है। इसका एनर्जी का सिंपली दिया हुआ है कि हाँ बस एक यूनिट दिए कि हाँ इतना खाओगे तो इतना मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सर्वेज बॉडी मेन एनर्जी सोर्स है। किसका बना होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स का बना होता है, ठीक है। ये किसका बना था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना था। सिंपल और कॉम्प्लेक्स इसमें भी होता है। सिंपल आने सिंपल शुगर, ठीक है, सिंपल लाइक शुगर, और कॉम्प्लेक्स लाइक स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट में दो तरीके होते हैं, शुगर और स्टार्च। देखो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक तरीके से मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, पॉलीसेक्राइड भी हो सकता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड का मतलब सिंपल एक शुगर है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। और वहीं अगर शुगर की बहुत सारी चेन बन जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्लास्टिक पढ़ाया था, प्लास्टिक में आपको पॉलीमर पढ़ाया था, सेम कुछ वैसा ही यहाँ भी है, पॉलीमराइजेशन जैसा कुछ यहाँ भी है। तो शुगर जो होती है एक मोनोसेक्राइड यूनिट होती है। अगर वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है तो सिंपल शुगर है, और वहीं अगर वो मोनोसेक्राइड की यूनिट कई सारे शुगर की चेन बनाती है, ठीक है, क्रॉस लिंक हो गया, फिर कैसी भी तरीके की चैन बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। तो ये हो गए कार्बोहाइड्रेट के टाइप। एनर्जी की बात करें तो फैट से हमें कम एनर्जी मिलती है, 4 कैलोरीज पर ग्राम। ओके, 1 ग्राम में हमें कितनी कैलोरीज मिलती है, 4 कैलोरीज मिलती है। ओके, तो ये सिंपल क्या हो गया हमारे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में। चलो यहाँ पे दिया सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा डिटेल दिया है। देखो सिंपल शुगर है, ठीक है, किसकी बनी होती है, मोनोसेक्राइड यूनिट बनती है, ठीक है। सेक्राइड मतलब एक शुगर की यूनिट होती है, तो एक यूनिट से बना है तो उसको मोनो बोलेंगे। तो मोनोसेक्राइड की यूनिट से अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सोर्स क्या है इसके, मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स, ये इसकी क्या है, सोर्स है। इफेक्ट क्या आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल पे, ये क्या करते हैं, स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं, और ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। और ये बहुत आसान होते हैं क्योंकि मोनोसेक्राइड सिंपल यूनिट होती है, उसका ब्रेकडाउन बहुत ही आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर की बात करें तो ग्लूकोज शुगर, फ्रक्टोज शुगर, सुक्रोज शुगर, ये कैसी शुगर है, सिंपल शुगर है, एक ही यूनिट की बनी है, मोनोसेक्राइड यूनिट है। और यहीं मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ जिसे हम पॉलीसेक्राइड बोल रहे हैं, ये क्या होती है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट होती है। मोनोसेक्राइड मान लो ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, सक्रोज है, इसकी मैंने थाउजेंड यूनिट ली और इनको आपस में लिंक कर दिया, पॉलीमराइजेशन जैसा लिंक कर दिया, ठीक है। अब वो जो स्ट्रक्चर बन के आया है मेरे सामने, वो कैसा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कहाँ से मिलता है हमें, व्हीट से मिलता है, ग्रेन से मिलता है, व्हाइट ब्रेड खाने से मिलता है, केक में मिलता है, ठीक है। ये कम स्वीटर होता है, ठीक है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत धीरे से बढ़ाता है, एकदम से नहीं बढ़ाता,
सिंपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो सीधे ही आपका ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग ये रही कि ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इनका, तो इनका जो ब्रेकडाउन होता है वो भी बहुत ईजी नहीं होता, ठीक है, बहुत ईजी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोस, ठीक है, सेलुलोस क्या एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। सेलुलोस कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको मालूम है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोस की बन के बनी होती है। इसलिए जो हम लोग है पत्तियां नहीं खा सकते, ठीक है। हम लोग पत्तियां क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि सेलुलोस क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और वो हम पचा नहीं पाएंगे, ठीक है, हम उसे पचा नहीं पाएंगे, तो सेलुलोस हम कभी भी नहीं पचा सकते, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। आप इस आपको याद रखना होगा कि आप कभी भी घास फूस क्यों नहीं खा सकते, ठीक है, आप खाली फल क्यों खाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है प्लांट के सेल वॉल में, ओके। अब यहाँ पे टेस्ट की बात की कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट को जब हम टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिंपली हम क्या करते हैं उसका टेस्ट सॉल्यूट टेस्ट सैंपल बनाएंगे, ठीक है। मान लो अगर हमें आलू पे ही टेस्ट करना है, हमें मालूम है क्या आलू में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, और इस स्टार्च को हमें टेस्ट करना है। सिंपली क्या किया हमने, उसको पील करेंगे, उसका फिर एक लेयर निकाल लेंगे बहुत पतली सी, फिर ठीक है, फिर उसको सिंपली क्या करेंगे, उसमें 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे, क्या डाल देंगे, डाइल्यूट आयोडीन आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या होगा भाई, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर आता है उस पे, उस स्लाइस पे मैं कहूँ तो वो इंडिकेट कर देगा हाँ इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर कोई दूसरा कलर आता है फिर कलर नहीं आता तो वो क्या इंडिकेट कर देगा कि भाई इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो सिंपली आपको कोई भी टेस्ट स्पेसिमेन उठाना, उसमें 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन सिंपली डाल देना, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, और फिर आपको कलर को ऑब्जर्व करना, कलर डिपेंड बता देगा, अगर ब्लू ब्लैक है तो आपको बता देगा कि हाँ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं है, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो फैट है और कार्बोहाइड्रेट है वो खत्म होता है। जो मेन फंक्शन है उसकी बात करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा सकते, जो बेसिक फंक्शन है वो आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन किस लिए ज़रूरी होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारी बॉडी अगर ग्रोथ में है या फिर हमारी बॉडी में कोई रिपेयरिंग हो रही है, किसी चीज़ की रिपेयरिंग हो रही है, ठीक है, उस चीज़ उसको हेल्प कौन करेगा, उसको हेल्प करेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है, रीबिल्ड करता है डिस्ट्रॉयड सेल्स, ठीक है, और टिश्यू को। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टिश्यू सेल डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको कौन दोबारा बनाएगा, उसको बनाएगा हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरत है किस लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ दी बॉडी के लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी बिल्डिंग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। आपने अगर जिम जाने वाले लोगों से पूछा होगा तो वो क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें बॉडी बिल्डिंग बनाना होता है, इसलिए प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से व्हाइट कलर भी आता है मिल्क के अंदर, ठीक है। तो केसिन वो प्रोटीन है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली फाउंड इन मोस्टली फाउंड इन मिल्क, और इसकी वजह से क्या आता है, व्हाइट कलर आता है, ठीक है। तो प्रोटीन हमें क्लियर हो गया, प्रोटीन किस लिए जरूरत है, हमारे ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए, ठीक है। प्रोटीन सिंपली केमिकल कंपाउंड होते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, सारे सारे केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। प्रोटीन सिंपली अमाइनो एसिड की चेन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया वो किससे मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट हमारा मिलकर बना है शुगर से, ठीक है। फैट की बात करूँ तो फैट बना है हमारा फैटी एसिड से, है ना, तो इस फैटी एसिड से मिलकर बना है। तो वैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना रहता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो वो हमें नहीं पढ़ना, फंक्शन हमें सिंपली इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करते हैं विटामिन की, ठीक है। अब विटामिन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीज, ठीक है। अब हमारी बॉडी में एनर्जी मिल रही है, हमें एनर्जी के हमारे पास दो सोर्स हो गए, एक शॉर्ट टर्म के लिए फैट हो गया, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास फैट हो गया। हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए हमारे पास क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। अब हमारी बॉडी को हमें बचाना है वेरियस डिसीजेज से, तो डिसीजेज से लड़ने का काम कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा, तो वो हेल्प करता है हमारा कौन, विटामिन। कौन करेगा हमारा हेल्प, विटामिन। तो इसका क्या मेन फंक्शन हो गया, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज से हमें बचाता है। वेरियस टाइप के विटामिन होते हैं जो कि हमें बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। विटामिन बी जरूरत होता है, बट विटामिन बी जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और भी विटामिन होते हैं जो मेजर विटामिन है, जैसे विटामिन ए किस लिए ज़रूरत है, हमारी हेल्दी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए। अगर विटामिन ए की दिक्कत होगी तो हमारी स्किन प्रॉब्लम होगी, हमें
आंखों में प्रॉब्लम में दिखाई देना बंद हो सकता है, ठीक है। विटामिन सी क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिफेंड मतलब बढ़ाता है, जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा हमारा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, तो हम किसी भी तरीके की बैक्टीरियल माइक्रोबियल डिसीजेस से फाइट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी डिसीज से फाइट कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रोबियल हो चाहे ना हो, हम सिंपली डिसीज से फाइट कर पाएंगे, ठीक है। विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग बोन के लिए, हमें अगर स्ट्रॉन्ग बोन चाहिए तो हमें विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। विटामिन डी रहेगा तो हमारी जो बॉडी है वो, हमारी जो बोन्स है वो क्या करेगी, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करेगी, तो ये हेल्प करता है विटामिन डी, और जिससे हमारी जो बोन्स होती है वो क्या रहेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। अब एक एक करके सबकी विटामिन के जो सोर्स हैं, फंक्शन है उनको, और उनके वजह से, उनकी कमी की वजह से होने वाली डिसीज के बारे में बात करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, देखो विटामिन ए के पहले सोर्स की बात करते हैं। विटामिन ए का जो सोर्स होता है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स से आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। ऑरेंज से आपको विटामिन ए मिलेगा, कैरेट से आपको विटामिन ए मिलेगा, पंपकिन से आपको विटामिन ए मिलेगा, सोए से मिलेगा, और स्वीट पोटैटो से आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए। देखो ये जो सोर्स मैंने कहा, ये इससे खाली विटामिन ए भी नहीं मिलता, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट जो विटामिन ए के मेजर सोर्स है वो ग्रीन वेजिटेबल्स है, और ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन ए का जो मेन फंक्शन क्या है, फॉर्म एंड मेंटेन द स्किन, स्किन के मेंटेनेंस के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, ठीक है। टिश्यू और टीथ को मेंटेन करने के लिए भी विटामिन ए की जरूरत होती है, और आई को भी, आई साइट को मेंटेन करने के लिए भी विटामिन ए की जरूरत होती है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा, आपको दिखना कलर नहीं दिखेगा, कलर ब्लाइंडनेस रहेगा, आपको कलर नहीं दिखेंगे, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, हो सकता है आपको रात में दिखना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये डिसीजेज होंगे आपको अगर विटामिन ए की कमी आपकी बॉडी के अंदर होती है। अब विटामिन जो बी होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों, विटामिन बी, विटामिन टू, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी 12, इस तरीके से विटामिन की कॉम्प्लेक्स है, तो उनको समझते हैं। पहले सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी वन की, ठीक है। ये कहाँ से मिलती है, ड्राइड हर्ब्स से मिलती है, ठीक है, सनफ्लावर की शीट से मिलती है, होल ग्रेन से मिलती है, सीरियल से मिलती है, सीसम सीड से मिलती है, और ब्राउन राइस से हमें ये चीज़ें हमें मिलती है। अब ये क्या करती है, ये सेल को हेल्प करती है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में, ठीक है। क्या कर रही है, फंक्शन करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। सेल को क्या कर रही है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी हो सकता है हमें, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, खाने की इच्छा आपकी मर सकती है, वेट लॉस हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये इसकी कमी से आपको ये डिसीजेस होती है। नाउ सेकंड, विटामिन बी टू। अब विटामिन बी टू में कहाँ से मिलता है, आलमंड से मिलता है, ठीक है, एस्परेगस से मिलता है, बनाना से मिलता है, ग्रीन बीन से मिलता है, व्हीट ब्रान से मिलता है, ड्राइड स्पाइसेस से मिलता है, ठीक है। तो इन सबसे आपको क्या मिलता है, विटामिन बी टू। अब ये क्या काम करता है, ये बॉडी की ग्रोथ और रेड ब्लड सेल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, मेंटेन बॉडी ग्रोथ और रेड ब्लड सेल, ओके। और इसकी कमी से आपको कौन सी डिसीज हो सकती है, स्किन डिसऑर्डर हो सकती है, किलोसिस हो सकती है, ठीक है। सिंपली आपको समझो क्रैक हो जाएगा, आपकी स्किन में क्या आने लगेगी, क्रैक्स आने लगेंगे, तो आपको कौन हील करता है, विटामिन बी टू। कौन करता है, विटामिन बी टू। इनकेस अगर आपने जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको मालूम है कि मॉइस्चराइजर क्रीम्स आती हैं, उनमें भी आपको विटामिन बी टू देखने को मिलेगा उनकी एडवर्टाइजमेंट में, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रही है, क्रैक लिप्स को हील करने का काम कर रही है, ठीक है। नाउ विटामिन बी 12 की बात करें तो विटामिन बी 12 हमें कहाँ से मिलता है, मटन से मिलेगा, फिश से मिलता है, बियर से मिलता है, लॉबस्टर से मिलता है, क्लेम से मिलता है, एग से मिलता है, ऑयस्टर से मिलता है, क्रैब से मिलता है। ये सारे क्या है, विटामिन बी टू के, बी 12 के मेजर सोर्स हैं, ठीक है। और विटामिन मेल बी 12 का मेजर फंक्शन है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आरबीसी को मेंटेन करके रखता है। जो मेन फंक्शन है वो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कोड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, जो भी सिग्नलिंग हो रही है, जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, विटामिन बी 12, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगी, आपकी स्किन पैल हो जाएगी, ठीक है, आपको आरबीसी की कमी हो जाएगी, आपके अंदर आरबीसी कम हो जाएगा तो आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, ठीक है, आपको भूख कम लगेगी। तो ये सारी बी 12 की वजह से आपको कमी होती है। अगर इनकेस आपको किसी को भूख नहीं लग रही है तो सिंपली आप अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो क्या देता है आपको, विटामिन बी 12 की गोलियां दे देता है, बी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी जो भूख है वो बढ़ जाए, ठीक है। नाउ विटामिन सी, विटामिन सी कहाँ से मिलता है, फ्रेश हर्ब से मिलेगा, कॉलीफ्लावर से मिलता है, पपाया से मिलता है, ऑरेंज से मिलता है, स्ट्रॉबेरी से मिलता है, गुआवा से मिलता है, ठीक है। तो ये सारी मेजर सोर्स है विटामिन सी के।
ये क्या करता है, हमारी जो गम्स हैं और टीथ हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ऑल्सो हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, ठीक है। और इसकी कमी से आपको क्या हो सकती है, गम की डिसीज हो सकती है, गम डिसीज, मसूड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, स्कर्वी जैसे, है ना। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिलता है हमें, सनसाइन, ठीक है, सूरज से मिलता है, मशरूम से मिलता है, लिवर से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है। जब भी हमारी बॉडी जो होती है, ठीक है, वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, जो मॉर्निंग के टाइम पे होता है, सुबह की धूप जब हम लेने जाते हैं, तो हमारी जो स्किन होती है सनलाइट की हेल्प से क्या करती है, विटामिन डी का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। तो विटामिन डी हमारी जरूरत है किसके लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए, ठीक है। इन सब के डेवलपमेंट के लिए हमें विटामिन डी की जरूरत है। और मेजर जो सोर्स होता है वो कहाँ से होता है, सन की किरणें, सूरज की रोशनी। और सूरज की रोशनी में कौन बनाता है, कौन है, सूरज की रोशनी में डायरेक्ट विटामिन डी नहीं होता, वो हमारी बॉडी बना लेती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, इसकी वजह से आपको कौन सी डिसीज होती है, रेगेट होता है, ऑस्टोमेलेसिया होता है। रेगेट और ऑस्टोमेलेसिया दोनों का मतलब वीकनिंग ऑफ बोन्स, आपकी जो हड्डियां होती है कमजोर होती है। रिकेट जो होता है वर्ड यूज करते हैं इन छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और ऑस्ट्रोमेलिसिया जो होता है एडल्ट के लिए यूज होता है। तो अगर बड़े लोगों में हड्डियां कमजोरी है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रोमेलिसिया, और छोटों में उसको बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। ये डिसीज होती हैं, डिफिशियंसी डिसीज है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन ई भी होता है। विटामिन ई हमें कहाँ से मिलता है, सोयाबीन ऑयल से मिलता है, रेड चिली पाउडर से मिलता है, पाइन नट से मिलता है, एप्रिकॉट से मिलता है, ग्रीन ऑलिव से मिलता है, कुक्ड स्पिनच से मिलता है, ठीक है। ये सारे क्या सोर्स है विटामिन ई के। अब विटामिन ई क्या करता है, विटामिन ई विटामिन के हेल्प करता है इन प्रोसेसिंग, ठीक है। और आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसकी वजह से क्या डिसीज होते हैं, हमारी जो मसल्स होती है वीक हो जाएंगी, ठीक है। हमारा जो नर्व ट्रांसमिशन है वो उसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नर्व ट्रांसमिशन प्रॉब्लम मीन्स सिंपली आपकी जो सिग्नलिंग हो रही है आपके अंदर बॉडी के अंदर, जो नर्व सेल है, ठीक है, उसके अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं, जो भी मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो नर्व ट्रांसमिशन प्रॉब्लम होने लगेगी। मसल वीकनेस भी होगी, आपको समझ में आ गया कि जो मसल्स है वो कमजोर हो जाएंगी। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के का जो मेजर सोर्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सोयाबीन ऑयल है, ठीक है। अब विटामिन की हमारे ब्लड कोगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड कोगुलेशन का मतलब क्या है, सिंपली ब्लड का जमना, ठीक है। आपने प्लेटलेट सुना होगा। तो जब भी हमारी जो बॉडी में कोई कट होता है फिर बाउंड होता है तो क्या होता है, हमारे वहां से खून निकलता है। उस खून को रोकने के लिए कोगुलेशन होता है, ब्लड जो होता है थक्का बनता है, उसमें जो हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, विटामिन के हेल्प करता है। तो ये जरूरी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉर बाउंड, अगर ये नहीं होगा, इसकी कमी हो जाएगी तो आपकी जो कोई भी घाव होगा उसमें से बहुत ज्यादा खून निकलेगा, क्यों, क्योंकि ब्लड कोगुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी, ये क्या है, डिफिशियंसी डिजीज कह सकते हैं, ओके। तो ये हो गई हमारी विटामिन। अब बात आती है मिनरल्स की। देखो, मिनरल्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरत है, ठीक है। सिंपली मैं कहूँ ये किस चीज़ की जरूरत है, हमारे मेंटेनेंस की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी के लिए जरूरत थी। प्रोटीन हमारे बिल्डिंग रिपेयर के लिए ज़रूरत थी। मिनरल्स सॉरी विटामिन हमारे बॉडी के फंक्शनल के लिए ज़रूरत थी, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसकी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। इसमें जो मेजर मिनरल्स है जैसे आयोडीन, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये क्या है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। अब हमें आयोडीन की क्यों जरूरत होती है, देखो आयोडीन जो होता है थायराइड के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका जो फंक्शन डिपेंड करता है आयोडीन के प्रेजेंस पे, ठीक है। आयोडीन का अगर लेवल ऊपर नीचे हुआ तो हमें थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। अब आयरन की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जरूरत है। हीमोग्लोबिन आपको मालूम है आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन में एक्चुअली होता क्या है, आयरन का प्रोडक्ट है। तो आयरन की कमी होगी तो आपको हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम होगा और आरबीसी का काउंट आपका डाउन हो सकता है। कैल्शियम किस लिए जरूरी है, आपकी बोन्स के लिए, आपकी टीथ के लिए कैल्शियम जरूरत है, क्योंकि वो उसी चीज से मिलकर बने हुए हैं। फॉस्फोरस की बात करें तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है और ऑल्सो बोन की हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस मेजर इंपॉर्टेंट है इन चीज की, ओके। अब एक एक करके सबके सोर्स देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और डिफिशियंसी डिसीज देखेंगे जैसे हमने देखा था विटामिन के लिए, ओके। और सबसे पहले बात करें, सबसे फर्स्ट जो मिनरल्स की बात करेंगे वो है हमारा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम में कहाँ से मिलता है, टोफू से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है, सैल्मन से मिलता है, कैबेज से मिलता है, कैल से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है। ये सारे क्या है, सोर्स हैं, क्या है, सारे सोर्स हैं किसके, कैल्शियम के।
ये किस लिए किए, नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए, हमारी जो बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसका जो फंक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और ऑल्सो हेल्दी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर जो फंक्शन है उसका बोन्स को मेंटेनेंस है, अगर ये इसकी कमी होगी तो क्या होगा, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, हमारी जो बोन की डेंसिटी वो कम हो जाएगी, हमारी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, ठीक है। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस हमें मिलता है लीन मीट से या फिर ग्रेन से या फिर मिल्क से। ये क्या काम करता है, एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी का जो पीएच आपको मालूम है, बॉडी की बात करूँ सिंपली, अगर मैं आपको ब्लड की पीएच की बात करूँ तो 7.4 होता है, उसको भी मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो उसमें भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी जितने भी एसिड बेस के बैलेंस उनको मेंटेन करने में क्या काम करेगा, फॉस्फोरस हेल्प करेगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख आपको कम होगी, बोन आपकी क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, ठीक है, आसानी से मुड़ जाएगी, मसल आपकी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये सारी किसकी वजह से होगा, फॉस्फोरस की कमी होगी। फॉस्फोरस से आपको बोन डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। आयोडीन आपको कहाँ से मिलेगा, ग्रीन लेफी वेजिटेबल से मिलेगा, सी फूड से मिलेगा, और आयोनाइज सॉल्ट से मिलेगा, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट से मिलेगा। तो ये सारे क्या है, सोर्स हैं आयोडीन के। अब ये इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, जो कि कौन बनाता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, और उसमें हेल्प कौन करता है, आयोडीन हेल्प करता है, ठीक है। अगर अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमारी डिसीज हो जाएगी गॉइटर, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और जब वो बड़ी हो जाएगी तो उससे हमें और भी दिक्कत होगी, और साथ में मेंटल डिसेबिलिटी भी कॉज होगा, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी मतलब आपको सिंपली ब्रेन में प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। सोडियम की बात करो, सोडियम का जो मेजर सोर्स है आपको मालूम है, टेबल सॉल्ट है, घर का जो नमक खाते हैं, और सिलेरी है, ठीक है। ये काम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कंट्रोल करता है। बॉडी के ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, सोडियम करता है, नहीं प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। और इसी कमी से क्या होगा, आपको नोजिया होगा, इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है। आयरन कहाँ से मिलता है, हमें होल ग्रेन से मिलता है, एग से मिलता है, लीफ से मिलता है, लीफी वेजिटेबल से, और मीट से मिलता है, ठीक है। ये क्या है, सारे मेजर सोर्स हैं आयरन के। और ये किस लिए जरूरी, हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर होता ही एक्चुअल हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन ही है ना? आरबीसी की कमी होगी तो क्या होगा, आपको अनीमिया हो जाएगी, ठीक है, आपको वीकनेस आएगा, थकान लगेगी आपको, ठीक है, आपकी सांसें बहुत जल्दी भर जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको डिसीज हो जाएगी, अनीमिया, आयरन की कमी से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, ये सारे जो हो गए हमारे मिनरल्स हो गए। अब बात आती है डाइटरी फाइबर्स की। देखो, डाइटरी जो फाइबर्स होते हैं इनका कोई मेजर रोल नहीं होता, ठीक, मेजर रोल में कहूँ मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनसे कोई किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ठीक है। एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बस हम खाते हैं एंड एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसको हम रफेज भी बोलते हैं, और इसका जो मेन सोर्स होता है होल ग्रेन हो गया, पल्स हो गई, पोटेटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे क्या है इसके मेजर सोर्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत हमने कुछ भी खाया है, ठीक है, हमारी बॉडी सारी चीज़ें तो अब्जॉर्ब नहीं कर लेती है, कुछ ना कुछ तो एक्सक्रीट निकलता है ना स्टूल के फॉर्म में। तो वो ये क्या करता है, हेल्प करता है इलिमिनेशन में, ठीक है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी को, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, डाइटरी फाइबर करके। क्यों, क्योंकि ये बल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे हमारा जो स्टूल है फॉर्मेशन होगा और वो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये कोई भी किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, बट ये इसेंशियल है, जरूरी है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। क्यों, क्योंकि ये नहीं होगा तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होगा तो फिर आपको वेरियस डिसीजेज हो सकती हैं, ठीक है। ऑल्सो वाटर भी आपको कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, वाटर आपको कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, बट एक तरीके से मीडियम की तरह काम करता है, जिससे जितनी भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है, हेल्प करता है न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। और वेस्ट इलिमिनेशन थ्रू यूरिन और स्वेट के थ्रू हेल्प करता है, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपके ब्लड के अंदर वो किसके थ्रू निकलेगा, यूरिन के थ्रू निकलेगा। तो यूरिन एक्चुअल में क्या, वाटर ही है, स्वेट के फॉर्म में आपके बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकल रहे हैं, तो वो किसके हेल्प से निकल रहा है, वाटर की वजह से निकल रहे हैं। तो वाटर क्या कर रहा है, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट आपको हेल्प कर रहा है डाइजेस्टिव हेल्थ, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ओके। तो ये हो गया सिंपली वाटर एंड रफेज या फिर डाइटरी फाइबर की बात करूँ। हाँ, और अब बात आती है बैलेंस डाइट। तो हमें प्रॉपर एक बैलेंस डाइट यूज फॉलो करना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब सिंपली क्या है कि हमें ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स या जितने भी एडिशनल कंपोनेंट्स इनकी एक लिमिट, इनकी रेंज है, भाई हमें इतनी रिक्वायरमेंट है तो हमें इतनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट सिंपली क्या है, एक डाइट है जिसमें हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं इक्वल क्वांटिटी में। जो हम इक्वल क्वांटिटी बोल रहा हूँ, जो भी रिक्वायर क्वांटिटी है उसमें हम इन सारी चीज़ों को लेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो कि मेरी बॉडी को रिक्वायर है, ठीक है, उसको हम उस डाइट को हमने क्या बोल दिया, बैलेंस डाइट। अब ओबेसिटी एक तरीके से मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है, ठीक है,
इससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैटी प्रोडक्ट खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, ठीक है, फैट रिच फूड खाते हैं, तो आपको क्या होगा, आपका पेट फूल जाएगा, मोटापा ना, सिंपली ओबेसिटी का मतलब मोटापा होता है, ठीक है। तो ये कि मेडिकल कंडीशन है जो कि किसके वजह से होती है, अगर आप ज़्यादा फैटी प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी डिसीज होती है, ठीक है। अब देखो, हमने पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ा कि हाँ ये इस चीज़ की कमी से ये डिसीज होती है, इस चीज़ की कमी से ये डिसीज होती है ना। तो डिफिशियंसी डिसीज वो होती है जो कि पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है, ठीक है। डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है, जो पर्टिकुलर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, उसको हमने डिफिशियंसी डिसीज बोला है। बट एक मेल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल पा रहे, ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। डिसीज ही है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं है, कंडीशन है ना। तो मेल न्यूट्रिशन क्या है, मेल न्यूट्रिशन कब होता है, जब आप इम्प्रॉपर लेते हैं, आपको जो फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो आपको क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन कौन सी कंडीशन कॉज करेगा, प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो बाउंड हीलिंग है, रिपेयर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लैक ऑफ प्रोटीन नहीं है आपके पास, और आपके पास कैलोरी नहीं है कि आपकी बॉडी जो है फंक्शन कर पाए, ठीक है। बैलेंस डाइट आपको क्लियर हो गया, ओबेसिटी आपको मोटापा क्लियर हो गया। डिफिशियंसी डिसीज, अगर किसी भी पर्टिकुलर डिसीज की, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में कमी रहती है कुछ समय के लिए, तो आपको क्या होती है, डिफिशियंसी डिसीज होती है। बट मेल न्यूट्रिशन कब होता है, जब आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर कोई भी न्यूट्रिएंट आप नहीं लेते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हमने क्या बोला, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। इससे क्या होगा, अगर आपको किस तरह के मेल न्यूट्रिशन हो सकते हैं, फर्स्ट है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, प्रोटीन और एनर्जी कम हो जाएगी, तो आपकी जो घाव है वो भरेंगे नहीं, और आपकी जो कैलोरीज नहीं रहेंगी, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। तो कौन कौन सी डिसीज होती है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के लिए, फिर अंडर न्यूट्रिशन के लिए। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन और एनर्जी की कमी होती है, तो आपको दो मेजर डिसीज होती है कवासिकर और मेरास्मस, ठीक है, कवासिकर और मेरास्मस, ठीक है। ये क्या होता है, ये सीवियर मेल न्यूट्रिशन कंडीशन है, जो कि किसके वजह से होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन ही नहीं मिला, ठीक है, तो आपको डिसीज हो जाएगी क्वासियोकर, ठीक है। कहाँ देखने को मिलती है जनरली, देखो जहां आपको खाने की कमी मिलेगी वहां चीज आपको देखने को मिलेगी। तो कहाँ देखने को मिलती है, रूरल एरिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे वो लोग जो डाइट होते हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं लेते, जिनसे उनकी जो बॉडी है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाती है, ओके। क्या होता है, इसके सिम्टम क्या है, ये डिसीज के सिम्टम्स क्या है, एडीमा, ठीक है। एडीमा क्या है, आपका जो पफी अपीयरेंस दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा। इसमें आपको बॉडी जो कि वेन गेट बॉडी जो कि वेट वो गेन नहीं करेगी, ठीक है। और जो आपका एब्डोमेन है कैसा हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसका जो एब्डोमेन है कैसा हो गया, फूल गया है, ठीक है। तो ये किसके सिम्टम है, क्वासियर करके, किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है। प्रोटीन ही आपको प्रॉपर नहीं मिला है, ठीक है। ये सीवियर मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है। डिफिशियंसी डिसीज आपको कुछ टाइम तक आपको ना लेने से होती है, बट ये जो होती है आपको नहीं लेने से ही हो जाती है ना। मेरास्मस की बात करूँ तो ये क्या होता है, अगर आप एनर्जी भी नहीं लेते ना प्रोटीन लेते, तब आपको ये डिसीज होती है मेरास्मस। इसका सिम्टम क्या है, आपको क्रोनिक डायरिया हो जाएगा, ठीक है। आपकी बॉडी जो है वेट लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, आपका जो पेट हो जाएगा सिकुड़ जाएगा, श्रिंकेज जाएगा, स्टमक श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा दुबले हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको कोई ना तो एनर्जी मिली है ना तो प्रोटीन मिला है, ठीक है। तो ये डिसीज दो कंडीशन हो गई, क्वासियोकर और मेरास्मस। किसकी वजह से हो रही है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है, ओके। किसकी वजह से हो रही है, इन प्रॉपर इनटेक ऑफ प्रोटीन और एनर्जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम कंप्लीट चुके हैं मेल न्यूट्रिशन को, ठीक है। सो मेल न्यूट्रिशन सिंपली आपको मेल न्यूट्रिशन एक तरीके से डिफिशियंसी डिसीज ही समझ सकते हो, ठीक है। बट ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपको जो न्यूट्रिएंट रिच फूड है वो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब आ जाती है फूड पॉइजनिंग की, और फूड पॉइजनिंग की बात करेंगे तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, सिंपली इलनेस से बीमार, ठीक है। इलनेस से कब होता है, जब हम लोग कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा फूड खा लिया जिसमें क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, टॉक्सिक हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट है, अब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को हमें बीमार करेंगे, ठीक है। तो ऐसा फूड खाने, ऐसी बीमारी जो कि हमें किसकी वजह से हो रही है, कंटामिनेटेड फूड खाने की वजह से हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ओके।
मोस्टली किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से होती है। कॉमन कॉजेस में जैसे बैक्टीरिया है, जैसे आपको आपके फूड में साल्मोनेला या फिर क्लोस्ट्रीडियम, इस ये दो बैक्टीरिया प्रेजेंट है और आपने इसको खा लिया तो आपको क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। फंजाई में बात करें तो एस्परजिलस, ये क्या करता है? फूड को टॉक्सिन बना देता है। जब भी आप इसको लेंगे तो आपको आपको क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको किस कंडीशन को क्या बोला हमने? फूड पॉइजनिंग। वैसे कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, सिंपली एक कंडीशन है जब आप बीमार पड़ जाए कंटामिनेटेड फूड खाने से, तो उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। कॉमन कॉज याद रखना बैक्टीरिया और फंजाई, और बैक्टीरिया में भी एक को एग्जाम्पल याद रखना, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रिडियम, और फंजाई में एस्परजिलस। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल है, बट आपको एक एक दो दो तो याद रखने ही है। ठीक है। जो मेन एग्जाम्पल है वो तो आपको याद रखने ही है। ओके। अब हमें फूड को क्या होता है? बचाना होता है। ठीक है। फूड को हम कैसे बचा सकते हैं? ठीक है। खराब होने से कैसे बचा सकते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम फूड को बचा किस तरह? माइक्रोबियल ग्रोथ से बचा रहे हैं और पेस्ट के इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। ठीक है। इन्फेक्टेशन से बना इन्फेस्टेशन बचा रहे हैं। ठीक है। अब हमें माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हमें पेस्ट के इन्फेस्टेशन को रोकना है तो क्या करेंगे? तो कुछ मेजर तरीके हैं जिसको हम यूज़ करके फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं? जो हम सिंपली यूज़ करते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है। फ्रीजिंग करने से क्या होगा? जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है वो क्या होता है? स्लो हो जाएगी। बायोलॉजिकल और केमिकल जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो केमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है। और अगर केमिकल टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो सिंपली जो बायोलॉजिकल और केमिकल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जिससे क्या होगा? जो हमारा फूड है वो लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। ठीक है। लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। तो एक तरीका ये हो गया कि हम उसको क्या कर सकते हैं? फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीजिंग करके। सेकंड क्या? स्मोकिंग कर सकते हैं। उसको हम किस में रख दें? स्मोक में रख दें। ठीक है। स्मोक में रखने से क्या होगा? वहाँ पे किसी भी तरह का इंसेक्ट उसके आसपास नहीं जा पाएगा। ठीक है। और इंसेक्ट नहीं जा पाएगा और उसके बाद माइक्रोबियल ग्रोथ भी अपने आप ही रुक जाएगी। ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल्युमिनियम फॉस्फेट जनरली यूज़ होता है स्मोकिंग में। ठीक है। जिससे क्या होता है? हम लोग धुआं धुआं कर देते हैं, जिस धुएं में खाने को रख देते हैं, जो कि हमारा खाना प्रोटेक्ट रहता है किसी भी तरीके के पेस्ट से। ठीक है। हम इंसेक्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं कीड़ों को मारने के लिए, जैसे मेलाथियोनिन हम स्प्रे कर देंगे। ठीक है। फूड ग्रेन्स जैसे गेहूं के, चावल के फूड ग्रेन्स की जो बोरियां उस पर क्या करेंगे? हम मेलाथियोन स्प्रे कर देंगे, जिससे क्या होगा? जो पेस्ट हैं, ठीक है, उनका जो डैमेज है उसको हम उस चीज़ को हम बचा सकते हैं। ठीक है। उससे हम उस चीज़ को हम बचा सकते हैं। इरेडिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। इरेडिएशन कर सकते हैं। इरेडिएशन क्या होता है? इरेडिएशन क्या होता है? हम क्या करें? सिंपली फूड को किस में रख दें? आयोनाइजिंग रेडिएशन में रख दें। ठीक है। रेडिएशन सिंपली रेज होती है। रेडिएशन कहाँ से निकलती है? रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट से निकलती है। ठीक है। रेडिएशन क्या है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब ये जब भी रिलीज होंगे तो क्या कर देंगे? ये माइक्रोब्स को मार देंगे। ठीक है। रेडिएशन की प्रॉपर्टी भी होती है कि सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, तो माइक्रोब्स की, इंसेक्ट की ग्रोथ को वो क्या करते हैं? रोक देते हैं। जिससे क्या होता है? इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इरेडिएशन क्या होता है? सिंपली फूड को किस कंडीशन में रख देना? आयोनाइजिंग रेडिएशन के फॉर्म आसपास रख देना। ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में रख देना। उससे क्या होगा? उससे जो आपका फूड है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा। क्यों? क्योंकि ना तो माइक्रोब्स की ग्रोथ हो पाएगी और ना इंसेक्ट आ पाएंगे। ठीक है। और आएंगे तो मर जाएंगे। ओके। इससे क्या होगा? इसका रैपनिंग पीरियड बढ़ जाता है फ्रूट का, और स्लो स्प्रेडिंग इन पोटैटोस एंड ऑनियन। ठीक है। सिंपली जो सिंपली जो फ्रूट के जो पकने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। फूड लंबे टाइम के बाद पकेगा। ठीक है। और जो अंकुरित होता है, जो पोटैटो होता है, ऑनियन होता है, जो ग्रोथ दिखाने लगते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। ठीक है। जर्मिनेशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो रेडिएशन से ये हमारा फायदा होता है। ठीक है। रेडिएशन एक सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। इसमें सिंपली हम फूड को एक्सपोज कर देते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के पास में। ठीक है। तो ये हो गया इरेडिएशन। अब फूड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? फूड को हम प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं? जो टेक्निक टू प्रोलॉन्ग द सेल्फ लाइफ ऑफ बॉडी बाय इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। हम माइक्रोबियल ग्रोथ और स्पॉइल होने से बचाएंगे तो उससे क्या होगा? फूड हमारा प्रिजर्व रहेगा। फैक्टर जो रहते हैं फूड को खराब करते हैं, सिंपल सा फैक्टर है प्रेजेंस। सबसे पहले वो है मॉइस्चर, ऑक्सीजन और एम्बिएंट टेम्परेचर। अगर ये तीनों फैक्टर हैं वहाँ पे तो फूड जो होगा ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा और जल्दी ही खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे क्या होगा? जब मॉइस्चर होगा, ऑक्सीजन होगा, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो वो क्या करेंगे? माइक्रोबियल पॉलिफरेशन करेंगे, माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। और जिससे क्या होगा? माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो विच लीड्स टू केमिकल चेंजेस। फिर क्या होंगे? उससे केमिकल चेंजेस होंगे और केमिकल चेंजेस हुए तो फूड आपका खराब हो जाएगा। ठीक है।
तो हमें सिंपली पता है कि तीन ही फैक्टर हैं जिससे जिससे हमें फूड को बचा के रखना है, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। अगर ये तीनों चीज़ें हमने कंट्रोल में रखी तो हमारा फूड जो होगा लंबे समय तक टिक पाएगा, ठीक है। और लंबे समय तक टिक पाएगा तो हम यूज करते हैं दो तरीके के प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसा प्रोडक्ट जो कि फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देंगे, जिससे जो फूड होगा हमारा जल्दी स्पॉइल नहीं होता, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक केमिकल होता है। तो फूड को बचा सकते हैं हम दो तरीके से, केमिकली और नेचुरली। नेचुरली हम क्या कर सकते हैं? सॉल्ट यूज कर सकते हैं, शुगर यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली कहाँ यूज होता है? पिकल्स में, जैम में और अदर फूड में इसको हम यूज करते हैं, जिससे जो हमारा अचार है वो क्या तुरंत खराब हो जाता है? नहीं, वो तो सालों साल चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसमें सॉल्ट रहता है, ऑयल प्रेजेंट रहता है। तो वो क्या करता है? उसको प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। जैम हमारा लंबे समय तक टिक पाता है, क्यों? क्योंकि उसमें शुगर है, ठीक है। तो ये क्या हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। कौन कौन से? सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ठीक है। केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में आपने विनेगर सुना है, एसिटिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला उसका नाम एसिटिक एसिड है, बस हम उसे जनरली बोलते हैं विनेगर। सिट्रिक एसिड यूज करते हैं हम लोग, सोडियम बेंजोएट, नाइट्राइट, नाइट्राइट सॉल्ट्स, ठीक है, जो कि हम सॉस में यूज कर सकते हैं, जेलीज बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। रेडी टू ईट प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं उन सब में ये चीज केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे वो जो फूड है वो लंबे समय तक टिक पाए। केमिकली में हम नाइट्रोजन भी यूज करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हम किस तरीके से यूज करते हैं? नाइट्रोजन हम यूज करते हैं जैसे कि चिप्स के पैकेट हैं, ठीक है, जितने भी पैक्ड फूड है उसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए फैक्टर फॉर, जो कि क्या करता है? फूड को खराब करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ करवाता है। तो हम ऑक्सीजन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से, जिससे हमारे चिप्स के पैकेट है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाते हैं, है ना। तो ये कुछ मेथड है जिनसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सन ड्राइंग, ठीक है। हमें फूड में से सबसे पहले किसको निकालना है? मॉइस्चर को हटाना है, ठीक है। हमें पता है कि तीन कंडीशन है, एक मॉइस्चर है, मॉइस्चर रहेगा तो ग्रोथ होगी, ऑक्सीजन रहेगी तो ग्रोथ होगी, है ना, और क्या रहेगा? ऑक्सीजन होगी और टेम्परेचर, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें रहेगी तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। तो मॉइस्चर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सन ड्राइंग करेंगे, तो मॉइस्चर क्या होगा? रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द फूड, और जिससे क्या होगा? उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग ग्रेन्स और वेजिटेबल्स में करते हैं कि उसको क्या करते हैं? सुखा देते हैं, ठीक है। सन में सुखा लीजिए, जैसे आप गेहूँ सुखाते हैं तो वो क्या होता है? सन ड्राइंग, सिंपली सन के एक्सपोजर में रख देते हैं, और वो क्या करता है? जितना भी मॉइस्चर होता है उसको निकाल देता है, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ होती है बढ़ जाती है। अगर फूड ज़्यादा गीला होता है तो वो और जल्दी खराब होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। केमिकल मेथड, जैसे हम सोडियम बेंजोएट, मैंने को पहले ही बता चुका है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये सारे क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस किस लिए यूज होते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए यूज होते हैं। तो केमिकल मेथड हम यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन हम कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट से। क्यों? क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो होता है वाटर को निकाल देता है फ्रॉम द फूड, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक अपने आप में बड़ी प्रोसेस है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। सिंपली आपको याद रखना है कि हाँ, ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस कौन करता है? सॉल्ट करता है। सॉल्ट क्या करता है? वाटर कंटेंट जितना भी प्रेजेंट होता है इन अ फूड उसको बाहर निकाल लेता है, जिससे जो उसकी शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाता है। सिंपली मॉइस्चर को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, जिससे क्या होगा? माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। यूज्ड इन पिकलिंग फ्रूट्स लाइक आंवला, रो, मैंगोस, ठीक है। सिंपली हम जब अचार बनाते हैं ना फ्रूट्स का, या फिर आंवले का, फिर आम का, उसमें हम क्या करते हैं? सॉल्ट ही यूज करते हैं। सॉल्ट क्या करता है? उसके अंदर का जितना भी वाटर कंटेंट होता है उसको बाहर निकाल देता है, और जिससे जो हमारा पिकल है, ठीक है, जो अचार है हमारा, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक सकता है, उसको हम ज़्यादा लंबे समय तक खाते हैं। प्रिवेंशन बाय शुगर, ठीक है, ये क्या करता है? ये भी मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होगा? बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी। कहाँ यूज होता है? जैम, जेलीज और स्क्वैशेस में। सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं पिकल्स में, और शुगर हम यूज कर रहे हैं जैम या फिर जेलीस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। प्रिवेंशन बाय ऑयल और विनेगर, ठीक है। ऑयल जो होता है एक बैरियर क्रिएट कर देता है अगेंस्ट ऑक्सीजन, ठीक है। ऑयल क्या करेगा? ऑक्सीजन के अगेंस्ट एक बैरियर क्रिएट कर देगा, तो जिससे क्या होगा? हमारी जो ऑक्सीजन है वो भी ब्लॉक हो जाएगी। ऑक्सीजन ब्लॉक हो गई तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन ब्लॉक होगी तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। सेम विनेगर क्या करता है? एक एसिडिक इन्वायरमेंट कर देता है क्रिएट। अब एसिडिक इन्वायरमेंट जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सीधा हम ऑयल और विनेगर से प्रिजर्वेशन कर सकते हैं फूड का, ठीक है। ऑयल क्या करेगा? ऑक्सीजन को रोक देगा, और विनेगर क्या करता है? एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है, जिससे जो ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की वो कम हो जाती है, ठीक है।
हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, गर्म ठंडा करने से भी, टेम्परेचर को अपने हिसाब से कंट्रोल करने से भी फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसका सिंपल सा आपका एग्जांपल आपने हर रोज आपने देखा है अपने घर में, हीटिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। हम क्या करते हैं, दूध को गर्म कर देते हैं, ठीक है, दूध को अक्सर गर्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है, जल्दी फटता नहीं है, ठीक है। तो हीटिंग जो होता है वो क्या करती है, माइक्रोब्स को किल कर देता है, ठीक है। और जो फ्रीजिंग होता है वो क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। हीटिंग जो होगा उसको किल कर देगा और जो फ्रीजिंग है उसको इनएक्टिव कर देगा, ध्यान रखिएगा। और जो मिल्क को हम अक्सर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल कर देते हैं ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पैस्चराइजेशन, ठीक है। ये केमिकल इंडस्ट्रीज में फॉलो होती है पैस्चराइजेशन। जो मिल्क मिल्क फैक्ट्री रहती है वो क्या करती है, दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करती है, देन उसको फिर क्या करती है, पैक करके भेज देती है, जिससे क्या होता है वो जल्दी दूध जो होता है खराब नहीं होता। अगर पैस्चराइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो दूध है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो पैस्चराइजेशन बहुत बड़ा सा टर्म लगता है, बट है नहीं, सिंपली हीटिंग ऑफ मिल्क को हम पैस्चराइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं पैस्चराइज्ड, फॉर प्रिजर्वेशन, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। स्टोरेज और पैकिंग में जैसे हम एयर टाइट, अब तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर फैक्टर भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। टेम्परेचर से भी हम माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। स्टोरेज और पैकेजिंग की बात करें तो एयर टाइट पैकेजिंग जो होता है ऑक्सीजन के एक्सपोजर को रोक देता है, ठीक है। अब किसी पैकेट के अंदर हमने ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगी तो क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ रहेगा, तो हमें उस ऑक्सीजन को उस ऑक्सीजन को हमें क्या करना, निकालना रहता है, ठीक है। तो हम क्या कौन सी गैस यूज़ करते हैं, इनर्ट गैस यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस, जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, तो ये क्या करते हैं, ऑयल प्रोडक्ट को, ऑयल फूड को बचाता है, जिससे क्या होता है जल्दी रेंसिडिटी शो नहीं करता। रेंसिडिटी क्यों, क्या होता है, स्पॉइलिंग ऑफ ऑयल्स, ठीक है, स्पॉइलिंग ड्यू टू ऑयल, ठीक है। गौरोजन और रेंसिडिटी हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि हाँ ये रेंसिडिटी क्या होता है। सिंपली स्पॉइलिंग कह सकते हैं। फूड, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल प्रोडक्ट होते हैं, वो उनका खराब होना, उनको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ड्यू टू द ऑयल प्रेजेंट। तो ऑयल से बचाने के लिए, ऑयल के खराब होने से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मेजर कोर्स है। ऑक्सीजन को हम किससे हटा देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस से, ठीक है। राइस इज स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर टू अवॉइड फंगल कंटामिनेशन, ठीक है। तो हम स्टोरेज एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होगा। और पैकेजिंग में भी हम ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन गैस यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, रेंसिडिटी होगी, रेंसिडिटी नहीं होगी, यानी फूड हमारा खराब नहीं होगा, है ना। तो स्टोरेज पैकेजिंग से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक जो था हमारा चैप्टर, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, हमने कंप्लीट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड। नाउ यहाँ पे एक थर्ड टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्शन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन में पता है, ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये नाइट्रोजन क्या होती है, ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकती प्लांट में, ठीक है, डायरेक्टली प्लांट में यूटिलाइज नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को दूसरे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कार्बन के प्रोडक्ट, जैसे कार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से अलग अलग आपको प्रोडक्ट मालूम है कार्बन के, ठीक है। आपको मगर मैं शुगर की बात करूँ, शुगर में आपको मालूम है कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ठीक है, माल्टोस, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के शुगर है। तो वो एक्चुअल में कार्बन और हाइड्रोजन ही है ना, तो वैसे ही सेम नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन है उसको हम उसके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वो प्लांट यूटिलाइज करेंगे और अपनी फंक्शन को, जो भी उनका फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 इन डिफरेंट कंपाउंड्स जो कि यूटिलाइज होते हैं प्लांट के द्वारा, सच एज अमोनिया, इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें हम नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि किसके लिए यूज हो रही है, कौन यूज कर रहा है, प्लांट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करो तो ऑलमोस्ट 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस है उसमें 78% कौन सी गैस प्रेजेंट है, हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये डायरेक्टली हमारे प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओके, प्रोसेस क्या है, गैसियस जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं डायजोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, डायजोट्रॉप्स,
डायजोट्रॉप्स। तो ये आपको ये वर्ड याद रखना, डायजोट्रॉप्स। क्योंकि डायजोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो डायजोट्रॉप्स आर द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो डायजोट्रॉप्स आर द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो आई होप कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल टर्म है, बहुत सिंपल चीज़ें थी, बहुत ही सिंपल आपको मैंने बताया भी है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू, फिर डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, फिर डिफरेंट कंपाउंड से वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनती है। तो एक कंप्लीट एक साइकिल बनती है। ठीक है, और इस साइकिल को हमने क्या बोल दिया, नाइट्रोजन साइकिल बोला है। क्या बोला, नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन साइकिल इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय विच atmospheric nitrogen transferred into various chemical forms and circulated in the environment। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में क्या होती है, नाइट्रोजन वेरियस केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर सर्कुलेट होता रहता है पूरे एनवायरनमेंट में। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में। ठीक है, वापस आ जाता है अपने फॉर्म में, फिर दूसरे फॉर्म में, फिर वापस अपने फॉर्म में। इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो नाइट्रोजन कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, मेन स्टेप की बात करें नाइट्रोजन साइकिल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। और जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं डायजोट्रॉप्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल का नॉस्टिक और एनाबेना। ठीक है, ये एग्जांपल है किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का। बैक्टीरिया में बात करूँ तो राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक, ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 को अमोनिया में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी कुछ भी नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट कंपाउंड बनाते हैं। नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हम कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसने कर दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ और नाइट्रोजन जो होगी कन्वर्ट हो गया किसमें, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ। ठीक है, अब लाइटनिंग से भी होता है, जैसे बिजली कड़कती है तो क्या होता है, जब तूफान आता है तो उस टाइम पे जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है वो भी अपने आप में नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। और वो क्या होती है, फिर वो सॉइल में पहुंच जाती है थ्रू द रेन वाटर। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग, पानी वानी सब गिरता है, ठीक है, तूफान आया होता है, तो उस टाइम पे जो बिजली कड़कती है उससे भी जो नाइट्रोजन के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और जो कि सॉइल में पहुंच जाते हैं थ्रू रेन वाटर। ठीक है, अब ये लाइटनिंग करता कैसा है, देखो सिंपली, वैसे तो टॉपिक थोड़ा हैवी हो जाएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2 के फॉर्म में, यानी कि दो नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। तो लाइटनिंग क्या करता है, इसको तोड़ देता है। इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, अलग अलग नाइट्रोजन में इसको तोड़ देगा। अब ये नाइट्रोजन जो है अलग अलग रह नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करेंगे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। और वो कंपाउंड जब नाइट्राइट से या फिर नाइट्रेट जब अर्थ पे पहुंचेंगे, सॉरी अर्थ बोल रहा हूँ, सिंपली सॉइल में पहुंचेंगे थ्रू द रेन वाटर, और फिर वो यूटिलाइज हो जाएंगे किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू। ओके, फिर क्या करेंगे, अब नाइट्रोजनियस कंपाउंड बन गया तो उसको क्या करेंगे, प्लांट क्या करेंगे, इंटेक कर लेंगे, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस और अलग अलग इसेंशियल मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने में उसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो प्लांट क्या करेंगे, अपटेक मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको फिर अपने लिए जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को फुल करते हुए प्रोटीन, ठीक है, या फिर अदर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करने में उनका हेल्प करते हैं। ठीक है, देन फूड चेन स्टार्ट हो जाती है। फूड चेन मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी वो ट्रांसफर होने लग सकती है। ठीक है, तो वैसे सेम नाइट्रोजन भी ट्रांसफर होता है थ्रू द फूड चेन। ठीक है, जो फर्स्ट एनिमल है वो उसने नाइट्रोजन के कुछ प्लांट को खाया, चलो सिंपल, प्लांट ने क्या किया, नाइट्रोजन को ले लिया। ठीक है, नाइट्रोजन अपटेक किया। अब किसी ऑर्गेनिज्म ने प्लांट को खाया तो उसके अंदर वो नाइट्रोजन ट्रांसफर हो गया। फिर सेकंड किसी ने उसको खाया तो वो नाइट्रोजन दूसरे एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर हो गया। फिर थर्ड ने उस एनिमल्स को खाया तो फिर वो क्या हो गया, फोर्थ एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो गया। और अल्टीमेटली जो फोर्थ एनिमल था वो मर गया। तो मर जाने के बाद क्या होगा, वो हो जाएगा क्या, डेथ हो जाएगा। तो फिर डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोज होंगे और डिकम्पोज होने से क्या होगा, जो नाइट्रोजन होगी वापस किस में आ जाएगी, सॉइल में आ जाएगी। ठीक है, वापस किस में आ जाएगी, सॉइल में आ जाएगी। और कुछ एडिशनल जो नाइट्रोजन होगी क्या हो जाएगी, वापस इन्वायरमेंट में। ठीक है, और कुछ जो नाइट्रोजन वो कैसे एक्सपेल हो जाएगी, फ्रॉम द एक्सक्रीशन। ठीक है, जो एक्सक्रीशन होता है वो उसके थ्रू भी जो प्रोडक्ट निकलते हैं, जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ही होते हैं। ठीक है, अब दिस साइकिल जो होती है हमेशा चलती रहती है, जिससे जो हमारी अर्थ में अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है और जिससे हमारा एटमॉस्फेरिक बैलेंस बना हुआ रहता है।
अब मैंने जब आपको जितनी भी कहानी समझाई उसको आप इस पिक्चर से समझिए, ठीक है। अब सिंपली क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी तो दो तरीके से कन्वर्ट हो रही। फर्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। क्या किया, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और उसको कहाँ भेज दिया, उसको भेज दिया हमने सॉइल में। सेकंड क्या किया हमने, सेकंड हमने किया कि नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटनिंग के थ्रू कन्वर्ट कर दिया, उसको कहाँ भेज दिया, कंपाउंड को भेज दिया हमने सॉइल में, ठीक है। दो तरीके से हमने क्या किया, नाइट्रोजन को कहाँ भेज दिया, नाइट्रोजन को हमने भेज दिया हमारे सॉइल में, ओके। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ओके। अब इस कंपाउंड को क्या करेगा, प्लांट ले लेगा, ठीक है। प्लांट ले लिया, साइकिल को ध्यान समझना, प्लांट ने अपटेक किया, ठीक है। अब प्लांट ने खाया तो उसको किसी एनिमल, दूसरे एनिमल ने प्लांट को खाया, ठीक है। फिर वो क्या हुआ, नाइट्रोजिनस वेस्ट बन गया, ठीक है। जो भी उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था, ठीक है, अल्टीमेटली जो डाइजेशन के बाद बचता है वो नाइट्रोजिनस, उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। या फिर उसके डेथ के बाद जो नाइट्रोजन होगी वापस किस में आ जाएगी, सॉइल में आ जाएगी, ठीक है, सॉइल में आ जाएगी। और फिर क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरिया जो रहेंगे फिर वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। और जब गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा तो वापस वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी साइकिल वो कंप्लीट चलती रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है नाइट्रोजिनियस कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर लाइटनिंग की वजह से, जिसको हमारे प्लांट्स क्या करेंगे, खा लेंगे, फिर उसे एनिमल्स खा लेगा, फिर एनिमल्स की जब डेथ होगी फिर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में उस नाइट्रोजन को रिलीज कर देगा इन द सॉइल। और वो सॉइल में जाएगा तो फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो नाइट्रोजन को, उस जो नाइट्रोजन होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, गैसियस नाइट्रोजन में, और वो गैसियस नाइट्रोजन वापस कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस है वो मेंटेन रहेगी, उसका जो लेवल है, बैलेंस है, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर है जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड और नाइट्रोजन साइकिल, इन तीनों को कवर कर लिया है, ठीक है। थोड़ा लेंथी चैप्टर हो गया है बट यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैं आपको हर चीज़ बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई चीज़ आ सकती है आपके इस टॉपिक में, ठीक है ना। अब हम आ चुके हैं लास्ट, तो अब हमको मालूम है कि हम रेगुलर की तरह करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा टाइप है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से कौन सा टाइप है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला है बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट या प्रोटोजोआ। यस, हमें पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हो नहीं सकता, फंजाई हो नहीं सकती, प्रोटोजोआ हो नहीं सकता। यस, इंसेक्ट जो होते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये है, ये किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्शन। नाइट्रोजन फिक्शन में कौन सा बैक्टीरिया, सॉरी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं बता सकता, राइजोबियम, ठीक है। लैक्टोबैसिलस हमारा कर्ड में यूज होता है, साल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम हमारे फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग इनकी वजह से होती है, ओके। तो आपको सबकी चीजें पता होनी चाहिए। विच डिसीज कॉज बाय द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। और फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से कौन सी बीमारी होती है, यस, तो आपको होती है क्या, मलेरिया। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। डेंगू आपको होता है फीमेल एडोस मॉस्किटो से, कोलेरा से आपको वायरस से होता है, और टाइफाइड आपको बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। तो ये आपको टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से हमें मलेरिया होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपली फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। पैस्चराइजेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टू प्रिवेंट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। डिकम्पोजिशन सिंपली डिकेइंग ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके। तो फर्मेंटेशन ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे यहाँ पे कर जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको देख के आंसर पता चल जाएगा। जो मैंने आपको पढ़ाया सारी चीजें उसी से क्वेश्चन है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखो मैंने अभी बताया लास्ट सेकंड स्लाइड पे क्या बताया था मैंने, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। ये क्या होता है,
ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कार्ड के फॉर्मेशन के लिए, सॉरी लैक्टोबैसिलस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्ड के फॉर्मेशन के लिए। राइजोबियम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एस्परजिलस क्या है हमारी, एस्परजिलस हमारी फूड पॉइजनिंग है, ठीक है, फंगस एक। और स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हमारा एक बैक्टीरिया जो कि क्या बनाता है, चीज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज। अब इसमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो कि बैक्टीरियल नहीं है। जो टीबी है आपको बैक्टीरिया की वजह से होती है, टाइफाइड आपको बैक्टीरिया की वजह से होती है, कोलेरा आपको बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। पोलियो सिंपली एक क्या है, वायरस है, तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज नहीं, ये क्या है, वायरस है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको डिसीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज यूज टू प्रिजर्व मिल्क बाय हीटिंग इट टू अ हाई टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट टाइम। हम कुछ समय के लिए दूध को गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, उस प्रोसेस का नाम है पैस्चराइजेशन, ठीक है। क्या नाम है, पैस्चराइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। आप सिंपली देख के ही आंसर दे सकते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि यूज होता है एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन में। देखो जो फंजाई है, ठीक है, वो यूज होती है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन आपने सुना होगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आती है जो कि किससे किससे बनती है, पेनिसिलियम फंजाई से बनती है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन कौन करता है, फंजाई करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वायरल डिसीजेस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल डिसीजेस में लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, बच्चे भी कंफ्यूज कर जाते हैं। वायरल डिसीज का मतलब ये नहीं होता कि सिंपली फीवर। वायरल डिसीज का मतलब होता है सिंपली ऐसी डिसीज जो किसकी वजह से हो रही है, वायरस की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, वायरस की वजह से हो रही है। तो ऐसी डिसीज जो कि वायरस की वजह से होती है उनको हम वायरल डिसीजेस बोलते हैं। सर टीबी क्या है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, नहीं। टाइफाइड क्या है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। आप पोलियो पोलियो वायरस, ठीक है, तो ये हमारी वायरल डिसीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वायरस की वजह से। कोलेरा हमारे किसकी वजह से और बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो ये हमारी वायरल डिसीज नहीं है। तो वायरल डिसीज कौन सी है, हमारी पोलियो, ठीक है। दोनों का आंसर वैसे सेम हो गया, लास्ट क्वेश्चन में भी पोलियो ही आंसर आया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड प्रिवेंशन मेथड इन्वॉल्व्स रिमूविंग मॉइस्चर टू रिमूव प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। अब हम इसमें से कौन सी ऐसी मेथड है यूज करते हैं मॉइस्चर को रिमूव करने का। हमें मॉइस्चर रिमूव करना है तो मॉइस्चर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, फ्रिज करने से नहीं, फ्रिज करने से मॉइस्चर रिमूव नहीं होता, बस माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है। सॉल्टिंग से नहीं होता, सॉल्टिंग तो ऑस्मोसिस करता है जिससे वाटर जो होता है निकल जाता है, ठीक है। तो सॉल्टिंग से भी हम मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं, बट मॉइस्चर प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं होता, वो खाली फूड के कंटेंट से बाहर आता है, पूरी तरीके से रिमूव नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट होगा, ड्राइंग, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग से ही प्रॉपर जो मॉइस्चर होता है रिमूव हो जाता है और जिससे क्या होती है, माइक्रोबियल ग्रोथ होती है जो रुक जाती है, ठीक है। अगर ड्राइंग ऑप्शन यहाँ नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, सॉल्टिंग लगाते हैं, ठीक है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और सनलाइट के हेल्प से हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है, सनलाइट के हेल्प से एक ही विटामिन प्रोड्यूस होता है जो कि विटामिन डी, ठीक है, जो कि हमारी स्किन बनाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, लिख देता हूँ मैं, डी हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, तो बिना सोचे समझे आप कौन सा लगाना, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड प्रिवेंशन टेक्निक इज यूज फॉर मेकिंग पिकल्स। इसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि पिकल्स यानी अचार बनाने में यूज होती है, बॉइलिंग नहीं, सॉल्टनिंग एंड ऑयल प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये मेथड हम यूज करते हैं फूड को, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो कम्युनिकेबल नहीं है। मलेरिया यस कम्युनिकेबल है, क्यों, क्योंकि मॉस्किटो के थ्रू हो रही है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होती है तो कम्युनिकेबल है, ठीक है। डायबिटीज ही एक ऐसी डिसीज जो कि कम्युनिकेबल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज एक से दूसरे आदमी में स्प्रेड नहीं होती, एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है।
विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज इन बेकिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, बेकिंग एंड ब्रूइंग, देखो बेकिंग का मतलब सिंपली समझ सकते हो कि एक डो बेकरी समझ लो। ठीक है, और ब्रूइंग का मतलब होता है फॉर्म ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे अल्कोहल वाइन इन सब का प्रोडक्शन होता है, उसको ब्रूइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रूइंग में कौन सी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जनरली यूज होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नई चीज बनाने में यूज होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने में यूज होता है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। ईस्ट ही हम यूज करते हैं जनरली बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री में। ऑप्शन नंबर जो सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच फूड कंपोनेंट इज टेस्टेड यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन हमने टेस्ट पढ़ा था किसके लिए यूज करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिंपली हम जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन की, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, और फिर हम ब्लैक और ब्लू कलर को ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपीयर हुआ कि नहीं हुआ, और वो हमें क्या बताता है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। अब देखो विनेगर बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। देखो इसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया है। देखो इस इस लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताया, तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। जैसे मैंने आपको विनेगर का दूसरा नाम बताया था, क्या नाम बताया था, एसिटिक एसिड। क्या नाम बताया था, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक से देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, एसिटोबैक्टर। क्या आ रहा है, एसिटोबैक्टर। देखो यहाँ पे सिंपल एक ही ऑप्शन है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको सिंपली क्या लगाना है, एसिटोबैक्टर। तो विनेगर का प्रोडक्शन कौन करता है, एसिटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं जहाँ फंस नहीं, तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो कि एग्जांपल है फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया का। ठीक है, तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, एजिटोबैक्टर नहीं, लैक्टोबैसिलस नहीं, साल्मोनेला। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉमन एग्जांपल है, मैंने आपको बताया, आपको याद ही होनी चाहिए। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइटरी फाइबर का फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं नहीं, हेल्प करते हैं मसल ग्रोथ में नहीं, न्यूट्रिशन ही नहीं तो मसल कैसे ग्रोथ करेंगे, इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं होता, मिनरल्स कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में, एड्स इन डाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डाइटरी फाइबर्स हमें कोई भी तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, सिंपली हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में, है ना। तो ये हो गया सिंपल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। देखो सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड, ये सारे क्या है हमारे, ये दोनों क्या है हमारे फूड प्रिजर्वेटिव। फॉर्मलिन हो गया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट होता है। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट और सिट्रिक एसिड हमें पता है कि हमें नेचुरल बताना है, तो ये तो हमें देख के ही केमिकल लग रहा है, फॉर्मलिन और सोडियम बेंजोएट और अमोनियम क्लोराइड। सिट्रिक एसिड ही है जो कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। कहाँ से मिलता है, सिट्रस फैमिली से मिलता है। ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा। ओके, तो ये नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव है, इसे यूज करेंगे तो जो फूड है वो जल्दी खराब नहीं होगा। ओके, सो फाइनली वी एंड दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक रह नहीं गया, हमने सारे टॉपिक जो थे वो कंप्लीट कर लिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला सम नेचुरल फिनोमिना, जो कि आप वैसे भी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, बट आपको और डिटेल में मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको और अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको पढ़ के भी आना है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और इनकेस कोई डाउट आता है तो आप पूछ ही सकते हैं हमें, हमारे नीचे कमेंट सेक्शन है आपके लिए ओपन। और चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, या फिर करने की सोच भी रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं करना चाहते, नेक्स्ट ईयर आने वाले ईयर में करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। सिंपली आप चाहें तो QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर DMD Academy, और आपको फर्स्ट में ही हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। सिंपली आपको डाउनलोड करना है और फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, नाउ आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। देखो जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी तो कर रहे हैं, ठीक है, लेक्चर्स भी देख रहे हैं और नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है आपको, लेकिन एक्स्ट्रा आपको क्या चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करनी है। तो वो जो सारी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिलेगी यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो जो भी बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या सिंपली हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, आपको प्लान मिलेगा आपको किस तरीके से काम करना है, चाहे आप नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे आने वाले ईयर्स में तैयारी करना चाहते हैं, आने वाले ईयर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यानी 2026 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको डाउनलोड करना है हमारी एप्लीकेशन को, और इनकेस आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं।
बाय एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशन में भी आपको ऑप्शन दिया गया है मैसेज करने का, डाउट पूछने का, नहीं तो आप हमें इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। सो ये था आज का हमारा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप कि आपको जो चैप्टर था वो कंप्लीटली समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इनकेस कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ऑलरेडी हमेशा से ओपन रहा है, आप कभी भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर गिविंग योर पीस टाइम। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।